हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। बहुत टाइम से दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सीए फाउंडेशन लॉ जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25 यानी कि जो भी आपके अटेम्प्ट आ रहे इनके लिए सर कुछ तो लाइए। मैराथन आपने ऑलरेडी डाले हुए सर, रिवीजन के लिए वो सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो मैंने इसके लिए पोस्ट भी डाल के रखा हुआ था कि मैं थोड़ा सा वेकेशन में हूं, मैं जल्द आऊंगा। उन सारी चीजों के लिए मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था। एंड हियर आई एम अनाउंसिंग द पावर बैच फॉर सीए फाउंडेशन लॉ जनवरी में एंड सितंबर 25। इन सारे अटेम्प्ट के लिए ये पावर बैच रेलिवेंट रहेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होने वाला है। बहुत ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुनना, स्किप मत करना, ये बहुत रेलिवेंट है हर उस बच्चे के लिए जो जनवरी में, मई में या सितंबर 25 में अपना एग्जाम देने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे हो, इंस्टीट्यूट पिछले दो अटेम्प्ट में अपने न्यू सिलेबस का एग्जाम हो चुका है, एक मई 24 में, एक सितंबर 24 में। और जैसा कि आप देख रहे हो, जिन बारीकी से इंस्टीट्यूट लॉ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी भी एक लाइन पे उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके पहले ओल्ड सिलेबस में जहां पे कुछ हद तक सेलेक्टिव स्टडी करके काम बन जाता था, अब वो सेलेक्टिव स्टडी का अप्रोच बंद हो चुका है। अब एग्जॉस्टिव अप्रोच का जमाना आ चुका है दोस्तों। और क्योंकि अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल हर अटेम्प्ट में हर पेपर को एनालाइज करने के बाद न्यू कंटेंट देता है, नए तरीके से लड़ना सिखाता है, जैसा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से तैयारी कराने की कोशिश करता है। उन्हीं चीजों को ध्यान पे रखते हुए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया है सीए फाउंडेशन लॉ का पावर बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है यूट्यूब के अंदर। आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने जाता हूं कि भाई मेटिकुलसली डिजाइन किया गया क्वेश्चन को मैंने मॉड्यूल की एक एक लाइन, एक एक शब्द को स्कैन करते हुए कॉशियसली इन सारे क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इस पावर बैच में कराने वाला हूं। बहुत सोचा समझा है, बैक्ड बाय रिसर्च है, बहुत सारे आपको इसमें न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। हर वर्ड को मॉड्यूल के मैंने कंसिडरेशन में लिया कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जब लास्ट के दो अटेम्प्ट के मैं पेपर देख रहा हूं, इसका मतलब मैं जहां देख रहा हूं कि इसमें कुछ पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो बेटा अब वो जो एक होता है ना सुपर 50, सुपर 35, सुपर 80, ये सेलेक्टिव अप्रोच का जमाना मुझे नहीं लगता अब काम आएगा, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट बारीकी में क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ी छोटी छोटी लाइन पे उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी छोटे टॉपिक में। तो हमको उसी बारीकी से सेलेक्टिव तरीके से नहीं, एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो एग्जॉस्टिव अप्रोच है इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिव अप्रोच। मैंने इसमें इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर जो न्यू सिलेबस के दो हो रखे हैं उनको ध्यान पे रखा है, पिछले एमटीपी आरटीपी को ध्यान पे रखा हुआ है, और इन पास्ट एग्जाम पेपर और इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बोलूं मोटा मोटा छोड़ते हुए, तो एसीटी के जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो हम अपने रेगुलर स्टूडेंट के चैप्टर वाइज जब टेस्ट लेते हैं, फुल टेस्ट लेते हैं, तो हम इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके नहीं देते, क्योंकि भाई पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर पिछले पेपर से आ जाएगा क्या? नहीं ना। तो भाई कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस में हम नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देते हैं आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए। तो एसीटी के जो रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं रेगुलर स्टूडेंट के, उन क्वेश्चंस को भी हमने इस पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जिसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों सारा कवरेज किया है एकदम मिनिमम टाइम में सारा कवरेज करके लिखा है। आपको लगेगा खट 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 मैं इसको पढ़ के निकल जाऊंगा, टाइम सेवर बैच है एकदम। लास्ट अटेम्प्ट में सितंबर 2024 में एसीटी के मटेरियल से 89 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। अगर आपको लग रहा हो कि हम तो चेक करना चाहते हैं इतनी बड़ी बात कैसे हो रही है, तो आप क्लिक हियर, यानी कि ये जो पीडीएफ में मैं आपको सारी डिटेल दे रहा हूं, ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करिए और यहाँ पे क्लिक हियर करिए। मैंने एक एक अकाउंटेबिलिटी दी है वीडियो के टाइम स्टैम्प के साथ कि देखो यहाँ पे ये बोला था और आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट एसीटी हमेशा आपको देता है। अब देखो लॉ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से की फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। सबसे पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी खतरनाक चाहिए। अब इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप मेरे मैराथन देख सकते हो, अगेन यही पीडीएफ जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पीडीएफ में आप यहाँ पे क्लिक हियर करोगे तो आप सीधा मेरे मैराथन में रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहां से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, जो पहला की फैक्टर है। दूसरा की फैक्टर होता है रिविजन, कि अब अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो एक बार तगड़े से रिवाइज कर लो। ये आप रिवीजन कर सकते हो मेरे 1 डे बिफोर रिवीजन से, जो मात्र 9 घंटे के अंदर मैंने आपको पूरे के पूरे चैप्टर रिवाइज करवा के लिए अगेन
पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहां पे क्लिक करोगे आप मेरे 1 डे बिफोर जो 9 घंटे का मैंने रिवीजन सेशन लिया था, 9 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन हो गया था, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से आपके मैराथन से कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, यहां से आप 9 घंटे में रिवीजन कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया, रिवीजन एक बार आपका हो गया, तो आप अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो ये लॉ पावर बैच हो गया जिसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, आप पावर बैच की पूरी प्लेलिस्ट यहां क्लिक करके देख सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा, पावर बैच की पूरी प्लेलिस्ट में आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, जो यूट्यूब में मैंने बना के रखी हुई, वहां पे जितने भी पावर बैच के सेशन आएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। तो एक तो प्रैक्टिस हो गई जो आप वीडियो के माध्यम से कर सकते हो इसी पावर बैच में। दूसरा आपका आता है बुलसाई बुक। बुलसाई बुक का मतलब होता है मेरी क्वेश्चन बैंक है, जिसका नाम मैंने बुलसाई रखा हुआ है। इस पे 300 पेजेस हैं और लगभग 500 के आसपास इसके अंदर क्वेश्चन है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर करोगे, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे मेरी वेबसाइट में। ये पेड बुक है। फिर आता है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस भी मेरा पेड होता है। अब आप बोलोगे अरे सर दुनिया फ्री में बांट रही, राइटिंग प्रैक्टिस आप पेड क्यों ले रहे हो? एक बार बेटा लेके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइटिंग प्रैक्टिस मेरे और बाकी के जो कंटेंट आप जो आम तौर पर देख रहे हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंटेंट में कोई कमी है, बहुत अच्छे कंटेंट होंगे, बट यू विल फील द डिफरेंस कि इस राइटिंग प्रैक्टिस और बाकी राइटिंग प्रैक्टिस में क्या फर्क है। तो आज भी बच्चे इसको भारी तादाद में लेते हैं और ये राइटिंग प्रैक्टिस का प्रोडक्ट मेरा आज से नहीं पिछले 2-4 साल से बहुत फेमस चल रहा है। ये आपने कर लिया तो आपको लॉ पे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 4 की फैक्टर्स होते हैं। अब सवाल आता है सर राइटिंग प्रैक्टिस को अगर छोड़ दे तो लगभग कंसेप्ट रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी यूट्यूब सेशन से ही हो जा रही है, तो क्या यूट्यूब से ही मैं पास हो जाऊंगा? बेटा मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी चीज बताई है कि लॉ के अंदर बेटा अब सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलती, एग्जॉस्टिव चलती है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट मेरे से बात पूछता कि सर मैंने आपके पूरे रेगुलर क्लासेस पढ़ लिए तरीके से, एक एक सब कुछ छिल के पढ़ लिया, अब सर मैं ये सारी चीजें रिवीजन कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं लिख के दे दूंगा कि हाँ तू पास हो जाएगा, क्योंकि उसने उस तरीके से डिटेल पे जाके चीजों को पढ़ा हुआ है जो कि एक्चुअल में आपका इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है। इस अप्रोच के अंदर मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा। अगर कोई ऐसा आपको बोल भी रहा है कि आप सिर्फ यूट्यूब की ये सारी चीजों को देख के पास हो जाओगे, तो शायद आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो इस अप्रोच में मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी और से क्लास ली हुई थी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो यूट्यूब से, तो इतना जरूर बता सकता हूं कि एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल आपको नहीं लगेगा जो लगेगा कि इस मटेरियल के बाहर से आया हो। आपको सब लगेगा हाँ ये तो सर ने रिवीजन में बता दिया था, ये मैराथन में बता दिया था, ये क्वेश्चन तो मैंने पावर बैच में देख लिया था, सब देखा समझा लगेगा। बट आप पास होगे कि नहीं होगे ये डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? और ये लिखना डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से चीजों को पढ़ा है, आपने सूंघा है कि आपने जिया है चीजों को। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रेगुलर वाला बच्चा रहेगा तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं, बट हाँ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं और से पढ़े हुए हो, तो आपको इक्वल एफर्ट देना पड़ेगा। जो एफर्ट मैंने यहां पे दिया है उतना ही इक्वल एफर्ट अगर आप दोगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। आई होप मेरे कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा इन चीजों के बाद कि यार ये तो मेरा देखा सुना हुआ नहीं है। ये मेरी एश्योरेंस। पास होगे कि नहीं होगे वो डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच से पढ़ रहे हो। 50-50 अप्रोच चलेगी। 50% का एफर्ट समझ लीजिए मेरा है, 50% एफर्ट आप देंगे। ये पावर बैच की डिटेल क्या है सर? ये पावर बैच की डिटेल ऐसा है दोस्तों, ये यूट्यूब पर रिकॉर्डेड होगा। अरे सर रिकॉर्डेड क्यों? सर लाइव ले लो ना सर प्लीज सर। बेटा देखो ऐसा है, कम समय बचा है और कम में मेरे को इतना एग्जॉस्टिव पढ़ाना है। लाइव में पहले हाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, कभी कुछ हो गया तो चीजें गड़बड़ाती हैं। मैं आपका रिदम नहीं तोड़ना चाहता। हो सकता है जब मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूं पावर बैच में और उस पे ऐसा लगता है कि अरे 2 क्वेश्चन तो मेरे को अच्छे से आते हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। यूं ही मैं इसको टाइम सेवर बैच नहीं बोल रहा हूं। तो आप इस बात को समझो, इसको मैं लेटेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं। इवन मेरे इस वीडियो के बाद ही आपको दिख जाएगा यूनिट 1 का मैंने रिकॉर्ड कर लिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे नए क्वेश्चन उसमें ऐड करके दिए हुए हैं। तो आपको इस इंट्रो वीडियो के बाद यानी कि इस पावर बैच में क्या क्या रहेगा, यूनिट नंबर 1 का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन, सारे डिटेल में डिस्कशन मिल जाएंगे इसी वीडियो के बाद। बट इस वीडियो को फिलहाल स्किप मत करो, खत्म होगा तो अपने आप वो शुरू हो जाएगा। तो मैं मोटा मोटा आपको रोज 9 बजे, हालांकि आज मुझे लेट हो गया रिकॉर्ड करते करते, मैं ऑलरेडी 11 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मोटा मोटा रोज रात को 9 बजे रफली 1.5 घंटे के आसपास आपको हर वीडियो मिलेगा। आज ही से अपन इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज ये पहला सेशन रहेगा मेरा, ये इंट्रो वीडियो खत्म होगा, उसके बाद पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट टेक के वो आपको मिलेंगे। तो मोटा मोटा रोज रात को 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा।
यूनिट नंबर 2 जैसे छोटा है तो कोशिश करूंगा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का एक साथ डाल दूं, तो रोज आपको ऐसे छोटे 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 शॉर्ट्स व्लॉग्स के अंदर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका नाम हमने पावर बैच रखा हुआ है दोस्तों। तो 16 दिसंबर यानी कि आज से ये शुरू हो रहा है। आज मैं बस लेट हो गया हूं, नहीं तो मोटा मोटा 9 बजे आपके पास वीडियो आ जाएगी। सवाल आता है सर जो भी नोट्स आपने इस्तेमाल किए ये कहां मिलेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, नोट्स मेरे ऐप में मिलेंगे। ऐप की जो लिंक है यहां से आपको लेनी है, यानी कि ये पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहीं क्लिक करना। एसीटी के 2 एप्लीकेशन मैं वापस से बता रहा हूं। अगर आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट सर्च करने चले जाएंगे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, अगर आपने गलत एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया, नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कृपा करें इसी पीडीएफ के अंदर ये जो ऐप की लिंक यहाँ पे क्लिक हियर पे है, यहाँ पे क्लिक करें। इसी ऐप में आपको क्या मिलेगा, नोट्स। अब सर इस ऐप के अंदर कहां नोट्स मिलेगा, तो मेरे लाल नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पे एक 5-7 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरा प्रोसेस एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि कैसे आप इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो एसीटी की ऐप से। तो भाई साहब ये दोनों लिंक को बहुत संयम से, बहुत शिद्दत से आप देख लेना, आपको नोट्स आराम से मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा वैसे वैसे उस ऐप के अंदर ही नोट्स अपडेट होते जाएंगे। अब आता है सर, हमको अगर आपसे बात करनी है, कुछ बताना है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम तक आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है, यहाँ पे टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप है मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। आप जैसे ही क्लिक हियर में क्लिक करेंगे आप सीधा एसीटी के सीए फाउंडेशन लॉ के सपोर्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पे मैं पर्सनली आपसे वॉइस नोट के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से बात कर पाऊंगा। फिर नीचे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जो जो चीजें मैं डालते रहूंगा टेलीग्राम में भी नोटिफिकेशन आते रहेगा, यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन आते रहेगा। अगेन बताना चाहता हूँ पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है तो ये लाइव चैट है एसीटी की टीम का, ये नंबर है, ये वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप की चैनल लिंक है, आप इन माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होके अपनी जो भी क्वेरी है उसको क्लियर करवा सकते हो। तो दोस्तों दैट्स ऑल, जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसको पूरा करने के लिए आपका भाई आ चुका है। आपके अपने यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल मेन्यू तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को लाइक कब करोगे भाई, वैल्यू एडिशन मिल रहा है ना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने तादाद में लोगों को इसका फायदा होता है उतना मेरा मोटिवेशन बनता है कि बढ़ चढ़ के लिए आपके लिए मैं बहुत कुछ करते जाऊं। दैट्स ऑल दोस्तों, दिस साइड सीएस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। ये इंट्रो वीडियो से मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। इंट्रो वीडियो खत्म होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट टेक का यूनिट नंबर 1 मिलेगा, जिसपे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन हमने करके ली। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम यूनिट नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट टेक के यूनिट नंबर 1 से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख के रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट एंड सो ऑन। दोस्तों ये जो सारे के सारे 9 टॉपिक मैंने इसके अंदर डाले, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने इंट्रो वीडियो के अंदर सुन लिया होगा कि मैंने हर चीज बहुत मेटिकुलसली सोचते हुए ड्राफ्ट की हुई है। तो ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से करके जाना है, इनकी आने की प्रबल संभावना है। बिना किसी देरी के दोस्तों मैं शुरू करना चाहता हूं अपने पहले टॉपिक से, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत पहले से पता होगा, बट एक बार मैं क्लियर कर दूं, जो बच्चे पहली बार शायद एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए, जिन बच्चों को इस पे कंफ्यूजन होगा उनके लिए। क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, लिखता है कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है, वो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं 50,000 रुपए अपनी वाइफ को दूंगा। वाइफ का नाम लाली है। तो पहला पार्टी हो जाता है रमेश, दूसरा पार्टी हो जाती है लाली। लाली उसकी वाइफ है, रमेश हस्बैंड है। लाली को 50,000 रुपए इसलिए देने का वादा करता है ताकि लाली का जो 30th बर्थडे है लाली बहुत धूमधाम से मना पाए। लाली अपने हस्बैंड को बोलती है कि भाई इस चीज को रिटर्न एग्रीमेंट में करके दो, ठीक, अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो इसको लिख के दो। रिटर्न एग्रीमेंट बनाता है रमेश और इसको रजिस्टर भी करवाता है लॉ के अंदर। ठीक है सर, रमेश जो है फिर जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जो बर्थ डेट होती है किसकी, लाली की, उस डेट में फेल हो जाता है, 50,000 रुपए पे नहीं कर पाता है। अब लाली चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक सूट फाइल करे रमेश के खिलाफ, ताकि वो रिकवर कर पाए प्रॉमिस्ड अमाउंट। बताओ ये हाल आ गया है। ये तो एकदम लेटेस्ट केस के हिसाब से चल रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे। अपना लेटेस्ट केस कौन सा चल रहा है बेचारा, जो भी आप देख रहे हो प्रताड़ना चल रही है,
हस्बैंड के ऊपर, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की प्रताड़ना हो गई कि हाँ भाई लिखवा लिया, सब करवा लिया, अब हस्बैंड बेचारा फेल हो गया, तो हस्बैंड के खिलाफ ही सूट फाइल करना चाहते हैं कि भाई तुमने हमको वादा किया था, प्रॉमिस्ड अमाउंट तुमको देना पड़ेगा। प्रॉमिस्ड अमाउंट कितना मेरे प्यारे भाई और बहनों? 50,000 रुपए का। अब सवाल ये आता है कि क्या लाली सक्सेसफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे यही पूछ रहा है कि भाई लाली को एडवाइस करो कि क्या लाली सक्सेसफुल होगी क्या। आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक बात आती है जब आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो, अच्छा जब जब मैं ऐसे, मेरे देखो नजर कैमरे में भी नहीं है, कहीं मैं और देख रहा हूँ, तो मेरे सामने ना एक स्क्रीन लगी होती है जिसपे मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा अपीयर हो रहा हूँ, मैं जो मार्क कर रहा हूँ सब बराबर है कि नहीं है, वो अभी उधर देख रहा हूँ तो ऐसा दिखता रहता है। तो आप ये मत समझना सर कहाँ देख रहे हैं करके, मैं वहां पे देखते रहता हूँ, अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो आपके पास देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करने के लिए उधर देखते रहूंगा, तो बात को ध्यान से सुनना। आपके दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि सर ये वाला सवाल आएगा ना तो हमेशा सेक्शन नंबर 25 लग जाएगा यहाँ पे। सेक्शन नंबर 25 अपने को क्या बोलता है? चार बातें बोलता है सेक्शन नंबर 25, और कहता है कि आपका एग्रीमेंट वैलिड कहलाएगा। क्या बोला मैंने? आपका एग्रीमेंट वैलिड कहलाएगा। सेक्शन 25 बोलता है कि कब आपके एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। आई रिपीट, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की बात करता है सेक्शन नंबर 25। आई रिपीट, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की बात करता है सेक्शन नंबर 25। आई रिपीट, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की बात करता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 का सबसेक्शन नंबर 1, यानी कि सर चार शर्तें पूरी होती है तो बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है। पहली शर्त होती है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइटिंग, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशन। ये चारों चीज अगर आप पूरी करोगे तो एग्रीमेंट क्या रहेगा मेरे लाल? एग्रीमेंट रहेगा वैलिड, वो भी कैसे? विदाउट कंसीडरेशन। बट आप मुझे खुद बताइए, क्या आपको सवाल पे ये पूछा गया है कि बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है? आपको तो ये बोला ही नहीं, आपको तो ये पूछा ही नहीं कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है। आपको तो ये पूछा क्या इस एग्रीमेंट के बेसिस पे लाली अपने हस्बैंड के खिलाफ, रमेश के खिलाफ सूट फाइल करने में सक्सेसफुल होगी क्या? सवाल ये थोड़ी पूछा है कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, सवाल तो ये पूछ रहा है कि सूट फाइल होगा कि नहीं। एग्रीमेंट तो वैलिड है, तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि भाई एग्रीमेंट बना हुआ है करके। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स आपको दिए गए सेक्शन नंबर 25(1) के, लेकिन सवाल पूछा गया आपको दूसरा कि सूट फाइल होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट पूछा गया सेक्शन नंबर 25(1) का, लेकिन सवाल पूछा गया इन्फोर्सिबिलिटी का। सवाल पूछा गया इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब कि बताओ सूट फाइल होगा कि नहीं। तो सूट तो तभी फाइल होगा ना जब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है मतलब सूट फाइल हो सकता है। सूट फाइल कर रहे हो मतलब इन्फोर्स कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, सिंपल सी बात है, बरोबर है क्या? तो इन्फोर्सिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेक्शन नंबर 10 की सारी शर्तें आपको होनी मांगती है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 10 के हिसाब से भी नहीं है, बट मैं शर्तें आपको बता रहा हूं। सेक्शन 10 और साथ में बोलता है कि आपका क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये पूरा का पूरा खेल है। अब क्वेश्चन में खुद ही बोलता है कि भाई ये जो लाली है उसने साफ एक बात बोली, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि कहती है कि आप इस चीज को लिख के दो अगर वाकई में आप उससे प्यार करते हो तो। यहां से ही चीजें समझ में आ रही है कि वो एक प्रकार के प्यार मोहब्बत के संबंध में बोला जा रहा है कि यार मुझसे प्यार करते हो ना, अगर प्यार करते हो तो लिख के दो, हाँ बेबी सोना जानू मामू, बस ऐसा ही वाला था। कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप बनाने का कि कल को तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो मैं तुमको सूट फाइल करूंगी। बच्चा का बहुत बड़ा और रजिस्टर भी कराया सर, रजिस्टर कराया मतलब उसका इंटेंशन था। नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं है। मैं रेगुलर क्लास में बहुत सारे इसके ऊपर केस लॉस बताता हूं कि जस्ट बिकॉज कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है इट डजंट मीन रजिस्टर हो जाने से उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आ जाए। रोज फ्रैंक एंड कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड रोज वन ऑफ द एग्जांपल है जिसपे आप देख सकते हो कि एग्रीमेंट राइटिंग में था, रजिस्टर्ड भी था, बट क्योंकि पार्टी उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कराना चाहती थी, यानी कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मिसिंग था,
तो राइटिंग रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वो इन्फोर्सेबल इसलिए नहीं था क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। तो ज्यादा वक्त इसमें मैं नहीं देना चाहता दोस्तों, आप ये समझिएगा कि कॉन्टेक्स्ट आपको 25(1) का दिया, लेकिन सवाल आपको इन्फोर्सिबिलिटी का पूछा। इन्फोर्सिबिलिटी के लिए ये और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इंटेंशन नहीं है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट साफ बता रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, प्यार मोहब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है जिसमें कोई इरादा नहीं था। अगर सवाल ये पूछा होता कि क्या एग्रीमेंट वैलिड है, तो मैं डंके की चोट में बोलता हाँ एग्रीमेंट वैलिड है विदाउट कंसीडरेशन। कैसे भाई, वाइफ कुछ दे रही है क्या 50,000 के बदले हस्बैंड को? हाँ मेरे को पता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा दे तो रही है सर। हाँ मतलब कमर्शियल वे में नहीं दे रही है ना। हाँ वही वही बराबर है क्या? तो अगर पूछता कि एग्रीमेंट वैलिड है, अगर पूछता एग्रीमेंट वैलिड है क्या विदाउट कंसीडरेशन, लाली से रमेश को तो कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं बोलता हाँ भाई ये 4 शर्त पूरी हो रही है। नियर रिलेशन भी है, राइटिंग भी है, रजिस्टर्ड भी है, क्वेश्चन में नेचुरल लव एंड अफेक्शन दिया हुआ भी है, तो मैं बोलता हाँ भाई एग्रीमेंट वैलिड है विदाउट कंसीडरेशन। बट मेरे प्यारे कॉन्टेक्स्ट दे दिया 25(1) का, लेकिन सवाल पूछ रहा है इन्फोर्सिबिलिटी का। तो इन्फोर्सिबिलिटी के सवाल पे हम क्योंकि ये मिसिंग है, तो हम एडवाइस करेंगे लाली को कि लाली जी आप इस एग्रीमेंट के बेसिस पे तो अपने हस्बैंड को सूट फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लीगल रिलेशनशिप। आइए थोड़ा सा सवाल को समझ लेते हैं। पार्टीज का इरादा होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप का, लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन होना चाहिए। जो सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट, अब जैसे ये एक प्रकार का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, हस्बैंड वाइफ के बीच में बना, दैट्स अ डोमेस्टिक। सोशल यानी कि सामाजिक तौर पे बनता है। तो इस पे क्योंकि आमतौर पर, आई रिपीट, आमतौर पर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, तो इसलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। मुझे पता है आपके दिमाग में बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस चल रहा होगा, अरे सर हमने तो पढ़ा है सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा नहीं है। सोशल एग्रीमेंट में भी अगर आपने इंटेंशन का जिक्र किया कि हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, उन परिस्थितियों में सोशल एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल हो सकता है। ये हम रेगुलर क्लास में बहुत तरीके से डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल आप ये समझ के चलिएगा यूजुअली, आमतौर पर सोशल एग्रीमेंट में क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, आमतौर पर क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। आमतौर पर है, एक्सेप्शंस आर देयर, जहां आप सोशल एग्रीमेंट में इंटेंशन डाल दो तो वो इन्फोर्सेबल हो जाता है। तो फिलहाल के लिए याद रखना, तकिया कलाम मत करना कि सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपको ये लिखना है यूजुअली सोशल एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयरफॉर सोशल एग्रीमेंट, ये वाला सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर आप देखोगे तो गिवन क्वेश्चन में फैक्ट्स दिया हुआ है और लास्ट में बोला हुआ है कि जो भाई वाइफ है, wife will not be able to recover the amount as it was a social agreement and the parties did not intend to create legal relations। ठीक है सर। अब देखो थोड़ा सा फैक्ट चेंज हो जाएगा और उसके बाद परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, आप ये मत समझना कि ये इंटेंशन के ऊपर यही सारे सवाल हैं तो मैं इसको स्किप करता हूं। मैंने इंटेंशन के ऊपर 2 चीजें और निकाल के रखी हुई है, एक्चुअल में इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल बहुत बारीक बारीक चीजों में सवाल पूछ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंस्टीट्यूट जो है इन छोटे छोटे पॉइंट में भी, जो कि इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर है, ये सारे टॉपिक इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर है, इनमें भी पूछ सकता है। तो ये पहला और ये दूसरा जो टॉपिक मुझे लगता है इंस्टीट्यूट इस पे एम्फेसिस डाल सकता है कमिंग अटेम्प्ट्स में, तो इनको ध्यान से समझना। लेकिन पहले मैं आपको एक केस पढ़ा दूं। रिलेटेड क्वेश्चन आप नीचे देख पा रहे होगे। रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है मेरे प्यारे? इन्फोर्सिबिलिटी के ही ऊपर, ऊपर वाला सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर था, अब नीचे वाला जो है इस पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल जाएंगे। यहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे फैक्ट्स बदलता है, सर्कमस्टेंसेस बदलती है, तो इन्फोर्सिबिलिटी भी आ जाती है। राधा नाम की एक महिला है, वो इनवाइट करती है अपने 10 क्लोज फ्रेंड्स को कि आइए हमारा 25वां बर्थडे मनाइए, बरोबर है क्या? 1 जनवरी 2023 को 7:30 बजे बुलाई है, वेल नोन हाई फाई रेस्टोरेंट में, जो कि टोंक रोड जयपुर में है। बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ से नहीं आ रहा है पढ़ते ही साथ कि अगर हम किसी को, अपने 10 दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुला रहे हैं, यहाँ पे ये एक प्रकार का सोशल गैदरिंग है, ये एक प्रकार का सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है सर। सारे इनवाइटेड फ्रेंड एक्सेप्ट करते हैं इनविटेशन को और प्रॉमिस करते हैं कि हाँ भाई मैं ये पार्टी को अटेंड करूंगा, सब बोलते हैं। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ होटल मैनेजर, यानी कि होटल मैनेजर ने बोला कि भाई आप पार्टी करने वाले हो अगर हमारे होटल पे, तो आपको 5,000 रुपए
नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई होटल वाले अगर तैयारियां शुरू कर दे, खाना बना ले 10-11 लोग के हिसाब से, डेकोरेशन वेकोरेशन हो जाए और आप वहां पे नहीं आए, या आप बोलो कि भाई हम तो 5 ही लोग आए हैं तो हम 5 लोग के हिसाब से ही पैसा देंगे, जो भी सिचुएशन बदल सकती होगी, बोले 5,000 रुपए आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी, ताकि हम सामान लाके खाना वाना बनाना शुरू कर दे। कल को आप बोलो हमको पार्टी नहीं करनी है, तो हमारा तो ये बना बनाया चीजें नुकसान में चले जाएगा। तो 5,000 रुपए आपको नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ेगा इस पार्टी के लिए। ठीक है, तो राधा ने 5,000 रुपए दे दिए। स्केड्यूल डेट एंड टाइम में 3 दोस्त जो हैं, 10 में से जो 3 दोस्त हैं वो पार्टी में नहीं आते हैं, और इवन कन्वे भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं कन्वे करते, रिस्पॉन्स भी नहीं करते कि भाई हम आएंगे कि नहीं आएंगे। लास्ट मोमेंट में अगर आपका लग रहा है कि भाई आप नहीं आने वाले हो, कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई आप नहीं आ रहे हो लास्ट मोमेंट में, आप बता दो एटलीस्ट, नहीं बता रहे हो ये भी एक गलत बात है। ठीक है सर। अब राधा जो है बहुत गुस्से में आती इस बिहेवियर से इन 3 दोस्तों में, और उन 3 दोस्तों पे सूट फाइल करना चाहती है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे को लॉस बियर करना पड़ा, यानी कि मैंने पैसे तो 10 लोगों के लिए दिए थे, तुम्हारे को 3 को नहीं आना था, बता देते उतने पैसे बच जाते, लेकिन मेरे पूरे के पूरे पैसे चले गए। ठीक है सर। अब एडवाइस करने आपको बोला जा रहा है, तो भाई देखो प्राइमा फेसी अब सबको पता है यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आमतौर पर दोस्ती यारी में किसी को बुलाए हो, डेफिनेटली वो एक सोशल गैदरिंग है, कोई ऐसे थोड़ी सोचता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा तो सूट फाइल कर। कभी ऐसा हुआ तो भाई आपको किसी ने शादी पार्टी ब्याह में बुलाया, आप नहीं गए तो आपके ऊपर सूट फाइल हो रहा है? भाई नहीं हुआ जाना, किसी कारणवश कुछ हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई कमर्शियल डीलिंग तो आप कर नहीं रहे हो यहाँ पे कि भाई आपने कुछ पैसे लेन देन की बात थी, कुछ आपके व्यवहार थे, नहीं। हाँ, कुछ था, फंक्शन था, आप नहीं आ पाए, सामने वाला नाराजगी जरूर जता सकता है आपके पास, लेकिन सूट वूट फाइल नहीं कर सकता। कोर्ट इतने फुर्सत में नहीं बैठे कि इन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराए। वैसे ही बहुत कम केस पेंडिंग नहीं पड़े हमारे कोर्ट के अंदर। ठीक है। अब प्राइमरीली तो ये समझ में आ गया कि ये जो राधा है ये सूट फाइल नहीं कर पाएगी इस चीज के लिए कि आपने मेरी पार्टी में आया भी नहीं और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। दूसरा, क्या ये आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर ये जो पार्टी है राधा की बर्थडे पार्टी नहीं होती, ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी 2023 न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये है राधा लीड ले रही है कि भाई चलो हम सब न्यू ईयर की पार्टी करेंगे, सब बोले हाँ 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 ठीक है फलानी होटल में करेंगे, तो राधा ने लीड ली, बोले ठीक है मैं जाके बुकिंग करवा देती हूँ, तुम लोग बाद में मुझे पैसे दे देना। तो राधा ने इस केस में 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दे दिया उस होटल वाले को। अब ये 3 दोस्त आए नहीं, तो भाई साहब ये 3 दोस्त जो तुम नहीं आए हो, पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई, तुम नहीं आए तुम्हारी गलती, तुमसे पूछने के बाद ही ना वो पार्टी अरेंज की गई थी। ये किसी की बर्थडे पार्टी नहीं, कोई किसी को इनवाइट नहीं कर रहा है, सब थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपनी एक पार्टी कर रहे हैं, बराबर। तो एक प्रकार का एक कमर्शियल एंगल आ गया, इस पे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। मुझे आज भी याद है हम गोवा जब जा रहे थे तो हमारे सर्कल में से एक जो हमारी फ्रेंड थी, उसकी दादी की डेथ की वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया था गोवा का, बट उसने जो फंड डिपॉजिट किए थे, क्योंकि वो एक साथ आ चुके थे, इनिशियली जो हमने फंड डिपॉजिट किए थे वो हम वापस नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक साथ मिक्स हो गई थी सारी चीजें, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ हमको नहीं पता, तो वो वापस नहीं हुआ। इसी प्रकार से यहां पे भी वही चीज है भाई साहब, आपके कहने पे हमने 5,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दिया, नहीं नहीं आते बता देते, हम थोड़ा सा कम डिपॉजिट देते, 7 लोगों के हिसाब का देते, तुम 3 नहीं आए। तो इस परिस्थिति के अंदर अब अगर वो 3 लोग मना करते राधा को कि नहीं भाई हम तो आए नहीं थे, हम पैसे नहीं देंगे, इस परिस्थिति में राधा उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, जब बर्थडे पार्टी का था कि तुम नहीं आए और उसका पैसा दो बोले, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, वो सोशल एग्रीमेंट था, सोशल गैदरिंग था। बट यहां पे जहां पे कमर्शियल एंगल आ गया कि सब मिला के पार्टी कर रहे हो, राधा ने सबके बिहाफ में सिक्योरिटी डिपॉजिट दी, तो भाई तो राधा का नुकसान हुआ ना भाई, तुम 3 का नुकसान वो क्यों बियर करे, तुम नहीं आए। तो तुम अगर अब ये पैसा नहीं दोगे, राधा वाला पैसा जो राधा ने तुम 3 के बिहाफ में दिया था, राधा इस चीज के लिए तुमको सूट फाइल कर सकती जहां पे कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी है। ठीक है सर, यहां पे समझ में आए। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 10 की एक रिक्वायरमेंट बता रहा है, हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये तो मॉड्यूल का हमने आंसर इस पे लिया हुआ है जो इंस्टीट्यूट ने दिया था। सेक्शन 10 पे लिख दिया यहाँ पे कि सेक्शन 10 के हिसाब से पार्टीज का इरादा होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का। पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का शब्द ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है। ये जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ये अलग अलग जजमेंट से आया हुआ है, तो ऑल्दो सेक्शन 10 पे लिख दिया है, इट्स ओके, बहुत बड़ा इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, बट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप
केस लॉस से आया है कि आपका इरादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि भाई क्योंकि वो पार्टी थी और ये सोशल एग्रीमेंट है, पार्टी का इरादा नहीं था लीगल रिलेशनशिप बनाने का, तो भाई ये एग्रीमेंट ही रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर कहता है अगर यही कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी होती 2023 की न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, तो यहां पे आप सूट फाइल कर सकते हो लॉस के लिए, अगर वो आपके लॉस को कंपनसेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसको लीगल बैकिंग मिल गई। लीगल बैकिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना, कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी थी, सब कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कमर्शियल एंगल था। तो कमर्शियल एंगल जहां आता है तो प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट इसमें प्रेजेंट रहता है, अनटिल एंड अनलेस आप ये साबित ना कर दो कि इरादा नहीं था, जैसे रोज फ्रैंक एंड कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड रोज पे हुआ है। ठीक है सर। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस राधा डिपॉजिट करती है एडवांस अमाउंट और पार्टीज here intended to create लीगल रिलेशनशिप, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी वाली रहेगी तो राधा सूट फाइल करके रिकवर कर सकती है लॉस, अगर वो पैसे नहीं देते तो। ठीक है सर। अब ये जो 1 और 2 मैंने मार्क करके रखा है, ये भी इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से लीगल ऑब्लिगेशन से डील करता है? जो कि एग्रीमेंट से आया है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं सीए फाउंडेशन लॉ की कोचिंग क्लासेस के लिए, जिसके लिए मैंने वादा किया कि आपको पूरा रेगुलर क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपका रिवीजन लूंगा, मैं आपका चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा और लास्ट में 2 फुल टेस्ट आपके लिए जाएंगे और लास्ट तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मेरे तरफ से मिलेगा। क्या मैं कह सकता हूं आप और मैंने, आपने 5,000 दिए, मैंने वादा किया, तो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, मेरे को उसके बदले अपनी प्रोफेशनल फीस मिल रही है। तो ये जो लीगल ऑब्लिगेशन आया, आपका लीगल ऑब्लिगेशन कि आपको 5,000 पे करना है, मेरा लीगल ऑब्लिगेशन कि जो भी मैंने कमिटमेंट किए क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में, ये मुझे आपको देने पड़ेंगे। ये जो लीगल ऑब्लिगेशन हमने बना के लिया, क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन हमने एग्रीमेंट करके बनाया? द आंसर इज यस। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रकार के एग्रीमेंट जो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके बनाती है, इन्हीं लीगल ऑब्लिगेशन को डील करता है कौन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर और कौन से लीगल ऑब्लिगेशन आते हैं? देखो आमतौर पर जब अगर आप आज जो ट्रेंड देख रहे हो कि वाइफ जो है हस्बैंड को प्रताड़ित करती है, मेंटेनेंस मांगती है, एलिमनी मांगती है, तो ये जो सारी चीजें है 125 के अंदर डील होती है। ठीक है, सेक्शन 125 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नहीं, अदर लॉस के अंदर है, वो नाम मैं आपको लेना नहीं चाहता क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सवाल आता है उस केस में जब हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो रही है, डाइवोर्स तक बात आ रही है और एलिमनी की बात आ रही है, तो जज साहब ने हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर दिया, वाइफ के फेवर में ऑर्डर दिया कि आपको हर महीने 50,000 रुपए का मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। बच्चा है तो भाई 50,000 रुपए बच्चे का और 50,000 रुपए बीवी का, ऐसे करके लाख रुपए आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये ऑर्डर हस्बैंड के खिलाफ दिया गया, बीवी के फेवर में दिया गया। ये भी एक प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन है कि हस्बैंड को हर महीने ये मेंटेनेंस देना है बीवी के लिए और बच्चे के लिए। बट क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन हस्बैंड वाइफ ने आपस में एग्रीमेंट करके क्रिएट किया? क्या नहीं, ये तो विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोर्ट में बात गई, सूट फाइल किया वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ और कोर्ट ने आदेश दिया। तो ये जो लीगल ऑब्लिगेशन आया है हस्बैंड के ऊपर, ये बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया है, बाय एग्रीमेंट नहीं आया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर है। इस क्वेश्चन ने इस पर्टिकुलर इन्फोर्सिबिलिटी के टॉपिक में आपको इंस्टीट्यूट आराम से एक मसालेदार क्वेश्चन दे सकता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपस में लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ, कोर्ट में सूट फाइल किया गया और कोर्ट ने बोला कि आपको इतना देना पड़ेगा। अब हस्बैंड जो है ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, वाइफ इसके खिलाफ भी सूट फाइल करना चाहती है कि ये कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन कहानी बना के आपको बताया जा सकता है। एडवाइस करिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सवाल आता है, आप बोलोगे हाँ भैया लीगल ऑब्लिगेशन कोर्ट का ऑर्डर आया था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये इन्फोर्सेबल है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस केस के लिए कोई सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो पार्टी ने खुद नहीं क्रिएट किए हैं, इस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर है। देखिएगा थोड़ा सा, तो देखो लिखता है सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, यानी कि जो लीगल ऑब्लिगेशन है जिससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है वो कॉन्ट्रैक्ट से आने चाहिए, एग्रीमेंट से आने चाहिए। हाउएवर कुछ ऑब्लिगेशन आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन
बच्चे को और बीवी को मेंटेनेंस देने का जो ऑब्लिगेशन है, जो कोर्ट के आदेश से आया हुआ है, दिस आर स्टेटस ऑब्लिगेशन, इनको स्टेटस ऑब्लिगेशंस बोला जाता है एंड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। ठीक, फिर एक बात आती है, जब आप देखोगे आपने इन्फोर्सिबिलिटी की जो शर्तें पढ़ी होगी, एक बार मैं आपको शर्तों को रिपीट करवाना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक ही सेकंड बस, एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, एक ही सेकंड। हाँ जी, तो मेरे प्यारे, अगर आप देखोगे इन्फोर्सिबिलिटी की जो शर्त है, इन्फोर्सिबिलिटी की शर्त जो है ना, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक सेक्शन 10 पे बटी हुई है, फिर कुछ केस लॉज हैं उसमें इन्फोर्सिबिलिटी की शर्त बटी हुई है, फिर आता है सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 1, यानी कि सेक्शन 10 के अलावा 3 सेक्शन और है जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी की शर्त दी हुई है। सेक्शन 10 में तो आपको पता है कि भाई बोलता है कि भाई पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। केस लॉस के बेसिस में मैं आपको 2 शर्त पढ़ाना चाहता हूं। पहली शर्त अपन पढ़ चुके, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला। इसमें मैं आमतौर पर रेगुलर क्लास पे 3 केस लॉ पढ़ाता हूं, बट फिलहाल के लिए जो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का चर्चा हो गया और 2-3 क्वेश्चन हो गए, वो इनफ है। एक इसके अंदर एक और केस लॉ आता है रमन लाल वाला, जिसपे बोलता है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। आमतौर पर अपन पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 10 पे ये सारी बात लिखी हुई है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, सब कुछ सेक्शन 10 के अंदर घुसा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेक्शन 10 के अंदर तो मैंने आपको जो बताया वही होता है, फ्री कंसेंट हो गया, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 5 ही शर्त सेक्शन 10 में दी हुई है। केस लॉस के बेसिस पे अपने को 2 शर्त दी हुई है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और एक 2 पार्टीज वाला। ये 2 पार्टीज भी मैं आपको बताता हूं कौन से केस के अंदर दी है। ये वाली तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में अपन ने पढ़ चुके हैं। 29 के अंदर कहता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, 56 कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और 1 कहता है कि कुछ केसेस के अंदर आपका जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। कुछ केसेस में, हर केसेस में नहीं। उन कुछ केसेस को छोड़ दे तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी बनते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 पार्टीज वाला है, अब आप बोलोगे अरे सर ये कौन सी कंडीशन है, तो हमको पता ही है सर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई व्यवहार हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए। लेकिन समझना इसमें हैक क्या था क्वेश्चन के अंदर, और इंस्टीट्यूट आपको इस पे क्यों घुमा सकता है। मेरे लाल एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन कंपनी, यहीं से 2 पार्टीज वाला जो कंडीशन है इन्फोर्सिबिलिटी की, वो उजागर हुई। पॉइंट क्या है यहां पे, डिसोल्यूशन हो रहा था पार्टनरशिप का, सरल शब्दों में बोले तो पार्टनरशिप खत्म हो रही थी। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी बेच बाच के लाइबिलिटी पे करके पार्टनर आधा आधा हिस्सा लेके अपना निकल जाएंगे। अब देखो भाई, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है ना कि हम बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, यानी कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई 2 दोस्त मिले हैं, वो सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदी बिक्री का, उनको भाड़े में देने का काम करते हैं। उन्होंने 50-50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, 1 करोड़ हो गया, और 1 करोड़ से उन्होंने एक लैंड ले लिया रेंट पे, और बहुत सारी कार ले ली, कुछ को भाड़े में चलाते, कुछ को खरीदते बेचते। तो क्या ऐसे बोलोगे क्या कि भाई ये 10 कार जो है, 5 कार एक पार्टनर की है और दूसरी 5 कार दूसरे पार्टनर की है? यही बोलोगे ना कि 10 के 10 जो कार है, इनमें इनकी ज्वाइंट ओनरशिप है दोनों पार्टनर की, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सिंपल है। घर ले रहे हो आप, तो घर ले रहे हो, 2 लोग मिलके ले रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके ले रहे हैं, उन 2 का नाम लिखा हुआ है। बोलेंगे ना कि भाई पार्टनरशिप पे घर पे ले रहे, आधा पैसा ये दे रही है, आधा पैसा हम दे रहे हैं, बरोबर है क्या? ऐसे तो नहीं बोलोगे घर का ये वाला रूम तेरा है और घर का ये वाला रूम मेरा है। अरे भाई, पूरा घर दोनों का है, पार्टनरशिप है। इसी में क्या हुआ था, जब ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, तो जो फर्म के असेट थे, अब जैसे मान लीजिए कार वाला एग्जांपल दिया, ये फर्म के असेट हो गए, जो कार है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे थे पार्टनर आपस में कि भाई ठीक है भाई, 10 गाड़ी है, इनकी कीमत लगभग लगभग बराबर है, 5 तू रख ले, 5 मैं रख लेता हूं, क्योंकि अब पार्टनरशिप तो बंद हो रही है, फिर अपना अपना बेच के इसको पैसे ले लेना, तुमको जो करना है वो करना। तो असेट आपस में डिवाइड कर रहे थे। यहां पे सेल्स टैक्स ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं भाई ये सेल हो रही है, आप 5 प्रॉपर्टी इनको बेच रहे हो, 5 प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं, इस पे सेल्स टैक्स लगेगा। वो दोनों पार्टनर बोले सेल्स टैक्स लगेगा वो ठीक है, बट सेल किधर हो रही है? बोले ये देखो, 5 प्रॉपर्टी ये ले रहा, 5 प्रॉपर्टी तुम ले रहे हो। बोले ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल थोड़ी हो रहा है। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर बोले मतलब? बोले सर हम दोनों जॉइंट ओनर थे ना, पार्टनरशिप में थे, जॉइंट ओनर थे, तो दोनों का हक है इस प्रॉपर्टी में, तो आधी ये ले रहा आधी मैं ले रहा हूं, कोई हम सेल नहीं कर रहे, हम तो परचेस करके लाए थे, अब आधा आधा बांट रहे। सेल तब माना जाता जब हम दोनों ये डिसाइड करते कि चल यार ये पूरी प्रॉपर्टी बेच देते, जो पैसा आएगा आधा आधा बांट लेंगे।
तो जब हम दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को सेल करते तो थर्ड पार्टी बायर होता, हम दोनों सेलर कहलाते, वो बायर हम सेलर। तो ये दो डिफरेंट पार्टी होते। अरे हम दोनों ओनर हैं, आधा ये रख रहा है आधा ये रख रहा है, ये सेल नहीं हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है, ये सेल नहीं हो रही है। तो टू पार्टी का मतलब क्या है? टू पार्टी मस्ट बी टू डिफरेंट पार्टी। टू डिफरेंट पार्टी का मतलब एक का बायर होना जरूरी है, दूसरे का सेलर होना जरूरी है। यहां पे दोनों पार्टनर अपने जॉइंट प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट रही है, कोई बायर नहीं है कोई सेलर नहीं है। हाँ, ये दोनों अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति को बेचते, वो बायर होता ये सेलर होता, अब सेल बोला जाता। तो सेल तो हो ही नहीं रहे, हम तो डिवाइड कर रहे, तो कोई प्रकार का सेल वाली कोई चीज ही नहीं है। तो भाई साहब ये जो टू पार्टी वाला कंसेप्ट है ना, ये यहां से है कि टू पार्टी मतलब एक बायर और एक सेलर होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टी, सेलर एंड बायर। द सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। ये ऐसा थोड़ी बोलेंगे खुद के गुड्स खरीद रहा, आधा ये खरीद रहा है, खुद का आधा गुड्स ये खरीद रहा है। तो इसीलिए बोला इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल। The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller। तो यहां पे ऐसा कोई सेल नहीं हुआ, इसीलिए बोला कॉन्ट्रैक्ट में दो डिफरेंट पार्टी होनी चाहिए, एक सेलर और एक बायर। जॉइंट ओनर्स अगर रहेंगे और डिवाइड कर रहे हैं तो अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, टू डिफरेंट पार्टी नहीं मान सकते, ऐसा कहना चाहता है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। जब भी मैं बोलता हूं ये वाला अपना हुआ, और जब मैं बोल रहा हूं वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट, और उस पे मैंने लिखा इंपैक्ट ऑन कोलेक्ट्रल एग्रीमेंट, तो मेरे प्यारे बात को ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि वॉइड वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट का डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस बिटवीन भी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है। मैं उन टॉपिक को कवर कर रहा हूं जिसकी एग्जाम में प्रबल संभावना है। अब डिफरेंस बिटवीन की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना नहीं है, कंसेप्चुअली भी पढ़ के जाओगे तो आप लिख लोगे। इंस्टीट्यूट छोटे छोटे पॉइंट में आपको घुमाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं बात करूं वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट में, बरोबर है क्या कि वॉइड किसको बोलते हैं, इलीगल, और उसका इंपैक्ट ऑन कोलेक्ट्रल एग्रीमेंट, इसके ऊपर आपको सवाल पूछने की प्रबल संभावना है। किस प्रकार के सवाल, आप ये समझ के लेना। सबसे पहले मेरे प्यारे आप ये समझ के लिए कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट बोलते किसको है। वॉइड एग्रीमेंट मेरे प्यारे इसको बोलते हैं जब आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, दैट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो क्या माइनर के साथ आप जब एग्रीमेंट करोगे तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्या जेल भेजा जाएगा, आपके ऊपर क्या कोई पेनाल्टी लगेगी? तो आंसर इज नो। बस इतना ही है कि वो वॉइड रहेगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर। इलीगल एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे, अगर आप स्मगलिंग कर रहे हो, पुष्पा मूवी की आप पुष्पराज हो, लाल चंदन आप स्मगल कर रहे हो, तो भाई साहब ये इलीगल है, इसके लिए आप जेल भी जाओगे और इसके लिए आपको फाइन भी लगेगा, ये होती है इलीगल। अब बात आता है सर कि मान लीजिए कोई इलीगल एग्रीमेंट है, उसके साथ कोई कोलेट्रल एग्रीमेंट है, ठीक, उसका क्या होगा? एग्जांपल को ध्यान से समझना। जैसे कि पुष्पा वाली जो मूवी है उस पे लाल चंदन का स्मगलिंग होता है, तो स्मगलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट लगना जरूरी है, ट्रक लगेगी, शिप लगेगी। तो मैं कहता हूं लाल चंदन की जो स्मगलिंग हो रही है ट्रक से हो रही है। तो भाई अगर पुष्पराज किसी को माल भेज रहा है, किसी सामने वाले पार्टी को, तो वो भी माल खरीद रहा है, स्मगल हुआ ये स्मगलिंग कर रहा है। ठीक है, कर रहा है सर। पुष्पा और सामने वाला जो व्यक्ति है जो स्मगलिंग का माल, गलत तरीके से माल की खरीदी बिक्री कर रहे हैं, ये हो गया मेन एग्रीमेंट, जो इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। अब सवाल आता है सर, मेन एग्रीमेंट के साथ जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है, क्या सर वो भी इलीगल माना जाएगा कि उसको वॉइड मानेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल है तो उसके साथ जो कनेक्टेड एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाते हैं, वो इलीगल नहीं कहलाते। यानी कि सर जो लाल चंदन की सप्लाई हो रही है लक्कड़ की, उसके लिए जो ट्रक लग रही है, तो वो ट्रक का है कोलेट्रल एग्रीमेंट। वो ट्रांसपोर्ट वाला जो ट्रक वाले के साथ अपन जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, मेन एग्रीमेंट है कि भाई ये लाल चंदन को पहुंचाना है किसी दूसरे पार्टी के पास, ये इलीगल है। बट इस इलीगल को पूरा करने के लिए जो संबंधित एग्रीमेंट है, ट्रांसपोर्ट भी तो लग रहा है इस लाल चंदन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब ट्रक भी तो लग रहा है इस लाल चंदन को ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रक वाले के साथ, ये तो ट्रांसपोर्ट वाले के साथ अपन जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसको भी इलीगल बोले? ये डिपेंड करता है मेरे प्यारे कि क्या ये बात उसको पता है कि हम ये लाल चंदन गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। अगर उसको ये बात पता है बराबर, तो ये वॉइड हो जाएगा, ये इलीगल नहीं होगा, ये वॉइड है। अगर उसको ये बात नहीं पता है, वो इनोसेंट है, तो ये वैलिड हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं कोलेट्रल। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, ये हुआ इलीगल का। अब मैं बात करता हूं वॉइड का, कि सर जैसे
माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ, आपने माइनर को 50,000 रुपए एडवांस दिए, तो ये तो वॉइड है, ये इलीगल तो नहीं, ये तो वॉइड है। अब सवाल आता है ये 50,000 जो है ना, मैंने किसी से मांग के दिए, मैंने अपने बड़े भाई को बोला कि एक बच्चा है 17 साल का, उसको 50,000 चाहिए, इंटरेस्ट अच्छा दे रहा है, तो तू मेरे को 50,000 दे दे, मैं उसको दे दूंगा। अब मैंने अपने भाई को बता दिया ये बात कि भाई मैं माइनर को दे रहा हूं। अब सवाल आता है कि सर वॉइड एग्रीमेंट के केस में मेरे भाई को ये बात पता भी है कि मैं उससे लेके सामने वाले को दे रहा हूं, तो सर भाई और आपके बीच में ये जो एग्रीमेंट है ये भी वॉइड हो जाएगा क्या? नहीं, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? भाई किसको दे रहा है पैसे? मुझे दे रहा है। क्या मैं मेजर हूं? क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं? हाँ। क्या भाई भी कॉम्पिटेंट है? हाँ। भाई बोलेगा मेरे को क्या लेना दे रहा है, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं, तू माइनर को दे या किसको भी दे, आग लगाए, मैं तेरे को दे रहा हूं। वॉइड एग्रीमेंट के केस में मेरे प्यारे, जो कोलेट्रल एग्रीमेंट होता है ना, उस केस में वो वॉइड नहीं होता, चाहे उसको इंटेंशन पता हो, चाहे उसको इंटेंशन ना पता हो। बरोबर है क्या कि मैं काहे के लिए ले रहा हूं? लेकिन इलीगल के केस पे आपका जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मेरे प्यारे, मैं आपको अपने बुलसाई के इस क्वेश्चंस पे लेके जाना चाहता हूं। इसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया हुआ है। मैं इसमें जोर इसलिए दे रहा हूं मेरे प्यारे, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा सकता है, और मैं आपको एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी इस पे करवा के लूंगा। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक ही सेकंड में। हाँ जी, बात को ध्यान से सुनिएगा। ये देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट के केस पे कोलेट्रल ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एक्स एग्री कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है कि वो वाई को पे करेगा कितना? 1,00,000 रुपीज इफ वाई किल्स जेड, यानी कि वाई जेड को मार देगा, तो एक्स 1,00,000 रुपए देगा किसको? वाई को। वाई जेड को मार देता है और क्लेम करता है 1,00,000। यहां पे जो वाई है ये रिकवर नहीं कर सकता एक्स से, बिकॉज द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इलीगल और इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। यानी कि एक्स ने पहले तो वादा किया वाई को जेड को मार दे, मैं 1,00,000 दूंगा, वाई ने मार दिया। अब एक्स वाई को 1,00,000 नहीं दे रहा है, वाई कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट है। ठीक है सर। इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए एक्स बोरो करता है 1,00,000 किससे? डब्ल्यू से। डब्ल्यू को बोलता है यार मेरे को ना वाई को 1,00,000 देना है, उसने जेड को मारा था और मैंने प्रॉमिस किया था। और डब्ल्यू भी अवेयर है इस लोन के पर्पज से, कि डब्ल्यू को पता है जो मैं पैसे दे रहा हूं एक्स को, ये वाई को देगा क्योंकि वाई ने जेड को मारा है जान से। ठीक है। मेन एग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच में था, ये इलीगल है। और जो एग्रीमेंट एक्स और डब्ल्यू के बीच में था, जो कि कोलेट्रल था, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का मेन एग्रीमेंट और एक्स और डब्ल्यू के बीच में संबंधित एग्रीमेंट, कोलेट्रल वाला एग्रीमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ये इलीगल नहीं होगा, ये वॉइड माना जाएगा। हेंस वाई डब्ल्यू जो है कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम एक्स। तो अब अगर इस परिस्थिति में मैं और अच्छी अगर आपको एक बात बताऊं, मान लेते हैं कि भाई डब्ल्यू से 1,00,000 रुपए ले लेता है एक्स। बोले डब्ल्यू भाई 1,00,000 दे दे, वाई को देना, वाई जेड को मार रहा है, उसको प्रॉमिस क्यों मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ऐसे एक्स जो है एक प्रॉमिस डब्ल्यू को करता है जिससे वो पैसे उधारी ले रहा है, एक प्रॉमिस वाई को करता है जिसको सुपारी दे रहा है कि जेड को मार दे। अब वाई जो है जेड को मार दिया। अब एक्स 1,00,000 रुपए रखा हुआ है, जेड मांग रहा है 1,00,000 रुपए मेरा वापस से। जेड को बोलता है अपनी ऐसी तैसी करा, जो करना कर लेना, नहीं दूंगा पैसे। वाई को बोलता है तू तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ लेना, तेरे को भी पैसे नहीं दूंगा। ना तो वाई एक्स का कुछ बिगाड़ सकता क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एग्रीमेंट इलीगल है, ना तो डब्ल्यू कुछ उखाड़ सकता क्योंकि ये वाला वॉइड है। बरोबर है क्या? ठीक है सर, यहां तक की चीजें हमको समझ में आई। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये वाले क्वेश्चन से यहां से चीजें अपने को समझ में आने लग जाएगी। एक ही सेकेंड। हाँ जी, सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया है, रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में। एक्स एग्री करता है कि वाई को पे करेगा 1,00,000 अगर वाई किसको मारेगा? जेड को। इसके लिए वो 1,00,000 रुपए डब्ल्यू से लेता है, उसको लोन का पर्पस पता होता है, वाई दे देता है, वाई एक्स जेड को मार देता है, बट एक्स रिफ्यूज करता है कि भाई मैं पे नहीं करूंगा। और एक्स ऑल्सो रिफ्यूज लिखना है यहाँ पे, रिफ्यूज टू रीपे द लोन किसको? डब्ल्यू को। एक्सप्लेन करिए वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच में कोई वैलिडिटी है नहीं, इलीगल एग्रीमेंट है। और एक्स और डब्ल्यू के बीच में क्या है? क्योंकि कोलेट्रल था तो उसको अपन वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। तो पहला वाला मेरे प्यारे क्या है? इलीगल है। दूसरा वाला जो है वो क्या है? वॉइड है। अब बात को समझना, यहां पे देखो लिखा है एक्स है, ये वाई को धमकी देता है कि वाई मैं तेरे को जान से मार दूंगा अगर तू अपना घर मुझे 1,00,000 में नहीं देता है। वाई बोलता है भाई जान प्यारी है, मुझे मत मार। अब वाई क्योंकि एग्री कर लिया कि ठीक है भाई मार मत, 1,00,000 दे दे, मैं तुझे घर दे दूंगा। एक्स 1,00,000 रुपए बोरो करता है जेड से, और जेड अवेयर है ऑफ द पर्पस ऑफ लोन से।
बताइए नेचर ऑफ एग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच में क्या होगा। तो भैया एक्स और वाई के बीच का जो नेचर है आपको लग रहा होगा इलीगल है, बट इलीगल नहीं है, क्या है, वॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि कोअर्जन करके आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हो। तो जब भी आप कोअर्जन करके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो मेरे प्यारे, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाता है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। यहाँ पे अग्रीव्ड कौन है, वाई है। तो वाई के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। ठीक। एक्स और जेड के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, क्योंकि जेड को तो पता था कि भाई मेरे से 1 लाख रुपए ले रहा है और घर लेने जा रहा है, बरोबर है क्यों। तो सर जब उसको जेड को पर्पस पता तो वैलिड होगा। आप बोलोगे अरे सर वैलिड क्यों कर रहे हो, उसको तो पता था, डरा धमका के घर ले रहा है। नहीं, जेड को लोन का पर्पस पता है, और लोन का पर्पस क्या है, घर खरीदना। जेड को ये नहीं पता कि डरा धमका के घर खरीदा जा रहा है, सिर्फ जेड को ये पता है। वाई गया जेड के पास और जेड को बोला यार, सॉरी एक्स गया जेड के पास, जेड को बोला यार 1 लाख देना, वो वाई से मैं घर खरीद रहा हूं उसके लिए चाहिए। तो जेड को तो सिर्फ इतना ही पता है ना भाई, कि भाई मेरे से जो एक्स पैसा ले रहा है वो घर खरीदने के लिए ले रहा है, तो वैलिड पर्पस है। यानी कि जेड को कोई जानकारी ही नहीं है क्योंकि इलीगल नेचर का, तो इंटेंशन मैटर कर रहा है, बरोबर है क्या। यानी कि जानकारी मैटर कर रही है। तो एक्स और जेड के बीच वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड है। बोरोइंग फॉर द पर्पस ऑफ द लोन वो क्या है, लॉफुल है। और एक्स और वाई के बीच में जो क्या है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वाई, बिकॉज वाइज कंसेंट इज नॉट फ्री एज इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। तो बेटा याद रखना ये सारी चीजों को, ये वॉइड और इलीगल के बेसिस पे डिफरेंस भी पूछ सकता है, और इनके जो इंपैक्ट है कोलेटरल एग्रीमेंट में ये भी पूछ सकता है। तो एक इंपैक्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो मेन एग्रीमेंट है वो इलीगल है, कोलेटरल वाला वॉइड रहेगा। कब वॉइड रहेगा, जब आपको नॉलेज हो कि किस चीज के लिए इस कोलेटरल एग्रीमेंट को किया जा रहा है। नॉलेज नहीं है तो वो वैलिड हो सकता है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब आता है सर ऑफर का बारे से बताइए और उसके वैलिड ऑफर के इसेंशियल बताइए। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, ऑफर वर्सेस इनविटेशन के वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है। ऑफर और उसके लीगल रूल्स बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इवन ऑफर के जो लीगल रूल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है लीगल रूल्स के, किसी भी एक पॉइंट में उठा के आपको सवाल पूछ सकता है। ऑलरेडी सितंबर 2024 वाले एग्जाम के अंदर एक लीगल रूल के ऊपर, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के लीगल रूल के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ चुका था। तो मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो आप सबको पता है कि भाई ऑफर क्या होता है। ऑफर यानी कि प्रपोजल 2A के अंदर है कि भाई एक पार्टी विलिंगनेस अपनी दिखाती है, ठीक है, और साथ साथ में विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट होता है। तो अपन इसका इक्वेशन बनाते हैं, विलिंगनेस प्लस इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट। यानी कि जब आप किसी मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाते हो उसमें डमी लगा रहता है, डमी में कपड़ा लगा रहता है, अच्छा सा जीन्स है, शर्ट है। तो वो जो सेलर है वो अपनी विलिंगनेस दिखाता है डमी लगा के कि देखो भाई मैं इसको बेचना चाहता हूं, बरोबर है क्या। जब आप जाते हो उसके पास और बोलते हो कि भाई ये जो जीन्स शर्ट है मैं इसको 2000 में खरीदना चाहता हूं, इसको जब आप पूछते हो कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं, आप कितने में दोगे, इसको बोलते हैं ऑफर। यानी कि सर सिर्फ विलिंगनेस से ऑफर नहीं आता, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट जब तक नहीं है तब तक इसको ऑफर नहीं बोलेंगे। एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं मेरे प्यारे, जब आप किसी शोरूम में जा रहे हो तो शोरूम में जो डिस्प्ले में डमी लगा रहता है, उस पे कपड़े, एक महिला पहनी हुई डमी पहनी हुई है। तो कई बार जब आप जाते हो और उसको बोलते हो कि ये टी शर्ट मुझे चाहिए, तो वो बोलता है कि मैडम वो सिर्फ डमी के लिए, वो बेचने के लिए नहीं है। तो आप ऐसे थोड़ी बोले तूने ऑफर किया है। ऑफर तब तक नहीं माना जाता दोस्तों जब तक विलिंगनेस के साथ साथ उसने आपकी असेंट ना ली हो। असेंट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। एक तो ये हो गया ब्रांडेड वाला जिसमें आप खुद जाते हो, एक होते हैं स्ट्रीट वाले। स्ट्रीट वाले अपने दुकान के बाहर ऐसे पूरे लदे रहते हैं उनके पास टी शर्ट, आप वहां से निकलते हो, सर टी शर्ट देखिए सर, ब्रांडेड टी शर्ट सर, मात्र 300 सर, ले लो ना सर, ले लो ना सर। इससे दो चीज साबित हो रही है, टी शर्ट लेके आपको बता रहा है सर ब्रांडेड है, बढ़िया है, यानी कि विलिंगनेस है उसका, बराबर है, इच्छा जता रहा है कि मैं बेचना चाहता हूं। साथ में बोल रहा है सर मात्र 300 का सर, ले लो ना सर, अच्छा लगेगा सर, पहन के देखो सर। इसको बोलते हैं विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। इसको बोला जाएगा कि ऑफर कर रहा है। बट जब किसी शोरूम के बाहर डिस्प्ले में कोई महिला है, डमी बना हुआ है, उस पर ड्रेस लगा हुआ है, इवन प्राइस टैग भी लगा हुआ है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये ऑफर है। हाँ डेफिनेटली आपको ये बड़ा अटपटा सा लगेगा कि सर वो बेचने के लिए तो लगाया ना, बट लॉ से अगर आप चिपक के चलोगे तो लॉ कहता है यहां से सिर्फ विलिंगनेस झलक रही है। विलिंगनेस झलकने का मतलब क्या है, यहां से सिर्फ इतना झलक रहा है कि हाँ वो इस चीज को बेचना चाह रहा है, लेकिन क्या आपसे पूछ रहे हैं सर लोगे क्या, लोगे क्या, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट, आपसे पूछ रहे हैं कि आपका इरादा जान रहा है क्या कि आप लोगे क्या।
जब तक विलिंगनेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट नहीं है तब तक ऑफर नहीं कहलाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर लीगल रिलेशन तो होना ही चाहिए ऑफर में, ठीक है। सर्टन डेफिनेट वेग नहीं होना चाहिए, यानी कि सर्टन का मतलब होता है टर्म्स क्लियर होने चाहिए, डेफिनेट यानी कि कंप्लीट होना चाहिए। अगर आज मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पुणे के अंदर एक घर आप 50 लाख में खरीदोगे क्या, अगर पुणे मेरे बाप का थोड़ी है भाई, बहुत बड़ा है पुणे, बरोबर है क्या, तो पुणे में कौन सा घर है, कितने बीएचके का है, कितने स्क्वायर फीट का है, कौन सी सोसाइटी में, कौन से फ्लोर पे है, कितने बीएचके है, कितने स्क्वायर फीट में है, क्या प्राइस आप कोट कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप ये बोलोगे कि ये वैलिड ऑफर है। कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफर आपका, ठीक है। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट होना चाहिए, सिर्फ डमी लगा हुआ है तो उसको अपन ऑफर नहीं बोलते हैं। और कंडीशनल भी हो सकता है ऑफर, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको आज अपनी मर्सिडीज बेच रहा हूं, बरोबर है क्या, तो मैंने यही बोला कि मैं मर्सिडीज आपको तभी बेचूंगा जब आपके पास जो हायाबुसा बाइक है ना, आप वो मुझे दोगे, तो मैं मर्सिडीज दूंगा, उसके बदले आप दो कंसिडरेशन दोगे, एक हायाबुसा बाइक दोगे और बैलेंस अमाउंट कैश में दोगे। उसको बोलते हैं कंडीशनल ऑफर, कि जब तक आप मेरे को हायाबुसा नहीं दोगे तब तक मैं अपना मर्सिडीज आपको नहीं दूंगा, ठीक है सर। ऐसा कोई भी टर्म आपके ऑफर में नहीं होना चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस अगर करे तो उसको माना जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट है। जैसे मैंने बोला मर्सिडीज मैंने आपको 50 लाख में बेचना चाहता हूं, बताइए क्या आप खरीदना चाहते हैं, और मैंने साथ में एक टर्म जोड़ दिया, देखो 7 दिन का समय है, अगर आप मना नहीं करोगे तो मैं मान के चलूंगा 8वें दिन में कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपको 50 लाख देना पड़ेगा। इस प्रकार की शर्तें जिसका पालन ना हो तो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाए, इस प्रकार की शर्तें वैलिड शर्त नहीं रहेगी। इसको 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 अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये वैलिड ऑफर है, ठीक है सर। जनरल भी हो सकता है आपका ऑफर, इसको बोलते हैं पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देना, इसका सवाल आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जब आप ऑफर दे रहे हो, दैट्स अ स्पेसिफिक ऑफर। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का मतलब क्या है कि भाई आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये मर्सिडीज बेचेगा क्या, मैंने कहा बेचा है, जब भी बेचूंगा तो 25 लाख में बेचूंगा, तो एक स्टेटमेंट दिया कि जब बेचूंगा 25 लाख में बेचूंगा, तो ये ऑफर नहीं है। ऐसा कि जब भी बेचूंगा 25 लाख का बेचूंगा और फिर ऐसा बोले चल बेचूंगा तू खरीदेगा क्या, तब आप इसको बोलोगे कि हाँ ये वैलिड ऑफर है, क्योंकि आपने विलिंगनेस, स्टेटमेंट से विलिंगनेस है और साथ साथ में आप सामने वाले की कंसेंट भी ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके जा रहा हूं। इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के ऊपर बहुत प्रबल संभावना है सवाल बनने की। मैंने आपको दोनों के एग्जांपल दिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर का। एक होता है मेरे प्यारे, आपने कभी भी देखा होगा दुकान के बाहर ना एक फ्लेक्स बैनर लगा रहता है कि दुकान किराए से देना है, संपर्क करें, नंबर दिया रहता है ओनर का। आप उसको फोन करते हो, बोले भैया मेरे को ना वो दुकान चाहिए, मेरा बजट 25,000 का, 25,000 में दे दोगे? सामने वाला बोलता नहीं भैया 35,000 से नीचे नहीं होगा। एक्चुअल में जब उसने लिखा दुकान किराए से देना है, संपर्क करे, तो वो आपको इनवाइट कर रहा है, ऑफर नहीं कर रहा है, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफर करिए। तो जब भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है तो आप सामने वाले को ऑफर करते हो, दुकान किराए से देना है, संपर्क करे, तो आप ऑफर कर रहे हो कि भैया 25,000 में दुकान मेरे को किराए में दे दोगे क्या। सो इन्विटेशन टू ऑफर पे जब आप एक्ट करते हो तो उससे ऑफर निकलता है, जब आप ऑफर पे एक्ट करते हो यानी कि आप एक्सेप्टेंस करते हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट निकलता है। तो एक स्टेटमेंट आता है कि इन्विटेशन टू ऑफर जो है, इन्विटेशन टू ऑफर वो एक ऐसा एक्ट है जो प्रीसीडेंट है टू मेकिंग एन ऑफर। प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर का मतलब वो एक कदम पीछे, ऑफर से एक कदम पीछे इन्विटेशन टू ऑफर, क्योंकि दुकान किराए से देना है, संपर्क करें, फिर आप फोन कर रहे हो, नंबर मिला रहा, हाँ भैया 25,000 में दुकान दे दोगे क्या, तो एक कदम पहले इन्विटेशन टू ऑफर, जब आप उस पर एक्ट करते हो तो ऑफर निकलता है। सो इन्विटेशन टू ऑफर में जब आप एक्ट करते हो तो सिर्फ ऑफर निकल के आता है, जब आप ऑफर में एक्ट करते हो यानी कि आप एक्सेप्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट निकल के आता है। इसके डिफरेंस बिटवीन भी पूछे जा सकते हैं, और जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ये भी पूछे जा सकते हैं। एक सवाल और पूछा जा सकता है ऑक्शन के ऊपर, कि भाई एक बहुत पुरानी विंटेज मर्सिडीज थी, उसका ऑक्शन करवाया गया, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि भाई फलानी जगह ऑक्शन होगा, जो भी इस बोली में भाग लेना चाहता है, ऑक्शन में भाग लेना चाहता है, आ सकता है। किसी कारणवश वो ऑक्शन को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वो कार नहीं आ पाई उस समय। तो जितने भी लोग हैं वहां पे बोल रहे हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, आपका एडवर्टाइजमेंट देख के हम आए थे, हम आपको अब हम ऑक्शनर आप हमको डैमेज दोगे। एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है भाई साहब, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। आपको इन्वाइट किया जा रहा है ऑक्शन में आइए, फिर आप बोली लगाते हैं, तो जो बोली लगाते हैं उसको ऑफर बोलते हैं। हाईएस्ट बोली रहेगी, 3 बार गिनती होगी, फिर वो एक्सेप्टेंस होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं, जो इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर सवाल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। राहुल सुपरमार्केट में जाता है, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाता है, वो सेलेक्ट करता है एक ब्रांडेड वॉशिंग मशीन, उस पर प्राइस टैग रहता है कितना,
15,000 रुपए का आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000। तो ब्रांडेड वॉशिंग मशीन था, 15,000 का उस पर प्राइस टैग था। डिस्काउंट मारने के बाद, 3,000 का डिस्काउंट मारने के बाद राहुल कैश काउंटर में पहुंचता है पेमेंट के लिए, लेकिन कैशियर बोलता है सॉरी सर, ये जो डिस्काउंट था ये कल तक था, तो जो आपको डिस्काउंट मार के 15,000 पड़ रही है वो कल तक का था, आज 18,000 ही रहेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है, हेंस आपको 18,000 पे करना है। और राहुल गुस्सा होता है और कहता है कि भाई आपको 15,000 रुपए देना पड़ेगा। रीजन इज कि वो कह रहा है कि भाई ये 15,000 का ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और राहुल कैन इन्फोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 15,000। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइस टैग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मेनू कार्ड हो गया, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई देखो इनविटेशन टू ऑफर डिफरेंट होता है किससे, ऑफर से। कोई भी कोटेशन हो, कोई भी मेनू कार्ड हो, कोई भी प्राइस टैग हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोटेशन का मतलब होता है ना कि हम आपके लिए इतने में काम करके देंगे, दैट्स अ कोटेशन। अपन बोलते हैं ना आप बता दो कितने में ये सामान सप्लाई करोगे, कोटेशन दे दो। तो जो भी कोटेशन है, मेनू कार्ड है, प्राइस टैग है, एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने ऑक्शन का भी आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट है कि विंटेज मर्सिडीज कार का ऑक्शन हो रहा है, आ सकते हो आप यहाँ पे, तो इन्विटेशन है। ये सब के सब इन्विटेशन टू ऑफर है, और ये ऑफर नहीं है, ठीक है सर, ये मेयरली इनविटेशन टू ऑफर है, और ये प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर है। तो अभी आपके दिमाग में फिर आएगा, अरे सर फिर अगर ये इनविटेशन टू ऑफर था तो उसको डिस्काउंट हटा देना चाहिए था, अगर वो ऐसा है तो। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, आपको लॉ से चिपक के चलना है। लॉ कहता है कि ठीक है, ये होती है एक विलिंगनेस, आपने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है कि हाँ भाई 15,000 18,000 जो भी, ये विलिंगनेस है, बट क्या वो खरा के बोल रहा है सर 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 18,000 की सर 3,000 डिस्काउंट करिए, 15,000 लीजिए सर, बढ़िया ऑफर है सर, इससे बेहतर नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं विलिंगनेस भी है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। मेरा इरादा क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं सामने वाले को पूछ रहा हूं कि सर खरीदोगे क्या 3,000 डिस्काउंट में। जब तक ये विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट नहीं है, सिर्फ विलिंगनेस से ऑफर नहीं होने वाला। इसीलिए यहां पे भी, क्योंकि इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट नहीं था, वहां पे खड़े होकर वो बोल नहीं रहा था सर 18,000 सर 15,000 सर, ऐसे पूछ सर लीजिएगा लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये इनविटेशन टू ऑफर है। और जो राहुल है वो कैश काउंटर में जाके शॉपकीपर को इन्फोर्स नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, जिद नहीं कर सकता कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते फटाफट, तो ये वही लिखा हुआ है कि राहुल इन्फोर्स नहीं कर सकता। अब इसका एक एक्सेप्शन है एडवर्टाइजमेंट का। मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, कोटेशन हो गया, मेनू कार्ड हो गया, प्राइस टैग हो गया, कोटेशन, मेनू कार्ड, प्राइस टैग और एडवर्टाइजमेंट, ये 4 शब्दों का मैंने प्रयोग किया, और मैंने बोला ये सारे के सारे इनविटेशन टू ऑफर है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक केस आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूं, लिखता है कि देखो असीम करके एक लर्न्ड एडवोकेट है, यानी कि प्रोफेशनल एडवोकेट है, उसकी कार चोरी हो जाती है उसके घर के पास से। तो एक एडवर्टाइजमेंट डालता है न्यूज़पेपर में कि भाई जो भी मेरी कार खोज के मुझे वापस देगा, मैं उसको 10,000 रुपए का क्या दूंगा, इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। विक्रम इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है और अपने एफर्ट्स लगाता है उस स्टोलन कार को खोजने के लिए, और फिर असीम को इन्फॉर्म कर देता है। यानी कि विक्रम एडवर्टाइजमेंट पढ़ता है, गाड़ी का नंबर, कौन से कलर की है, कौन सी मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, एफर्ट लगाता है, विक्रम को गाड़ी मिल जाती है, और विक्रम फिर असीम को बताता है कि भाई आपकी गाड़ी मिल चुकी है, और 10,000 रुपए मांगता है। असीम बोलता है कि भाई मैं आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकता 10,000 का। पूछो क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो तो इनविटेशन टू ऑफर होता है, कोई ऑफर मैंने आपको थोड़ी दिया था कि उसको आप एक्सेप्ट करके हमारे से कॉन्ट्रैक्ट बना लियो। सो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर होती है, और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मैं बिल्कुल भी बाउंड नहीं हूं विक्रम जी आपको 10,000 रुपए देने के लिए, ठीक है। तो आपको रीजन के साथ बताना है कि क्या विक्रम रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, कोटेशन, मेनू कार्ड, प्राइस टैग, एडवर्टाइजमेंट, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये इनविटेशन टू ऑफर और इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट में रिवॉर्ड अनाउंस कर देते हो कि अगर आप ऐसा करके दोगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा, तो जब एडवर्टाइजमेंट में रिवॉर्ड अटैच हो जाता है उसको हम जनरल ऑफर बोलते हैं। और जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन। विक्रम की जगह कोई और एडवर्टाइजमेंट पढ़ के अगर कार खोज के बताता तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता। तो जनरल ऑफर प्राइमा फेसी, प्राइमरीली कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। कम्युनिकेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आमतौर पर तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस को आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बट जनरल ऑफर के केस में प्राइमा फेसी, प्राइमरीली आपको कम्युनिकेट करने की भी जरूरत नहीं होती है। शर्त क्या है भाई साहब, कार खोज के जो लाएगा उसको पैसा मिलेगा। तो जो कार खोज के लाएगा माना जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। जनरल ऑफर है सबके लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ी बोला है, बराबर। तो पॉइंट ये आता है मेरे प्यारे, जब एडवर्टाइजमेंट है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, जैसे ऑक्शन हो रही है, आइए भैया ऑक्शन है फलानी जगह, विंटेज कार का ऑक्शन होने वाला है, सिंपल इन्विटेशन टू ऑफर।
बट अगर एडवर्टाइजमेंट में आपने रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, जैसे यहाँ पे कि भाई मेरी कार घूम गई है, जो भी लाके देगा मैं उसको 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, इस परिस्थिति के अंदर मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको हम एडवर्टाइजमेंट को इन्विटेशन टू ऑफर नहीं बोलेंगे, इसको जनरल ऑफर बोला जाएगा। और यहाँ पे विक्रम ये क्लेम कर सकता है। तो अगर आप देख पा रहे होगे, देखो देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन, ऊपर जो लिखा था, when advertisement in newspaper is made for reward, it is general offer to the public। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब कहता है on the basis of above provision and fact it can be said that as advertisement made by Mr. Asim to find lost car is an offer, he is liable to pay 10,000 to Mr. विक्रम, यानी कि विक्रम जो है रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। अब बात आती है मेरे प्यारे, एक्सेप्टेंस को डिफाइन करिए और इसके लीगल प्रोविजन बताइए। मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस यानी कि उसके लीगल रूल्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सेप्टेंस को डिफाइन करिए और इसके लीगल रूल्स बताइए, ये आपको पूछा जा सकता है, पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन इस रूल के किसी भी एक पॉइंट को उठा के आपसे प्रैक्टिकल सवाल भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस आपको पता ही है, जब भी प्रपोजल पे आप अपनी असेंट देते हो, इससे प्रॉमिस निकल के आता है और इसी एक्सेप्टेड प्रॉमिस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड यानी कि ऑफर में एक बार एक्सेप्टेंस आता है तो प्रॉमिस बन जाता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस आया, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस वन एंड द सेम, यानी कि आपने एक्सेप्ट किया वहीं से प्रॉमिस बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस की एज सच कोई विशेष डेफिनेशन नहीं है, बट उसके रूल्स थोड़े से विशेष है, ध्यान से बात को समझिएगा। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो देखो पहले तो मैं ऊपर एक्सेप्टेंस पढ़ा देता हूं। पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया, जब वो अपनी असेंट देता है तो बोला जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और उसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। इसी को बोलते हैं क्या, एक्सेप्टेंस। ठीक है सर। लीगल रूल्स में अगर चले मेरे दोस्तों, तो कहता है एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। बरोबर, अगर मैंने आपको ऑफर किया अपनी मर्सिडीज कार बेचने के लिए, तो आपका पड़ोसी मेरे को आके एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, वही बंदा दे सकता है एक्सेप्टेंस जिसको मैंने क्या दिया है, ऑफर दिया हुआ। ठीक है, फिर कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे ए इंक्वायर कर रहा है बी के साथ कि भाई क्या तुम मेरी कार परचेस करोगे 2 लाख में। बी बोलता है हाँ मैं परचेस करूंगा 2 लाख में, अगर तुम मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदोगे तो। यहां पे ये नहीं बोला जा सकता कि आपने एक्सेप्ट किया प्रपोजल को। प्रपोजल एक्सेप्ट तब माना जाता है जब आप सीधा सीधा बोलते हैं हाँ 2 लाख में मैं तेरी कार खरीदूंगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट यानी कि आपका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ, अनक्वालिफाइड का मतलब बिना किसी शर्तों के आपने एक्सेप्टेंस किया। आप तो शर्त लगा रहे हो कि तू मेरे 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदेगा तो मैं तेरी 2 लाख रुपए की कार खरीदूंगा। लेकिन मैं इसी केस में अगर बोलता हूं, बी बोलता है हाँ मैं कार आपकी खरीदूंगा, ए को बोलता है 2 लाख में खरीदूंगा, लेकिन मेरे को एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपकी कार का। चोरी की भी कार हो सकती है। अब आप ये नहीं बोलोगे अरे सर ये देखो ये तो क्वालिफाइड हो गया सर, देखो बी ने शर्त लगा दी सर। नहीं, इसके ऊपर भी आपको सवाल बन सकता है। साफ लिखा है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो वैलिड टाइटल कि भाई आप वाकई में इस कार के ओनर हो, इसका मेरे को वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सो एक्सपेक्टिंग अ वैलिड पेपर, वैलिड कागज कि आप ही ओनर हो, ये कोई शर्त नहीं होती है। इसको हम एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ही मानेंगे। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस देखो, जैसे मैंने बोला था कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करते हो तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। इसके ऊपर भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि भाई मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मन बना लिया कि हाँ यार मैं 50 लाख की मर्सिडीज खरीदूंगा। आपने घर में सबको बोल दिया कि भाई मैं अर्जुन की 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूं। आपने अपने फादर से उधार भी ले लिया 50 लाख रुपए का, बट ये बात आपने मुझे नहीं बताई, पूरे मोहल्ले को बता दी लेकिन मुझे नहीं बताई। मियर मेंटल डिटर्मिनेशन या मियर अनाउंसमेंट कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। आपने पूरा ढिंडोरा पीट दिया कि मैं कार खरीदने वाला हूं, लेकिन वो ढिंडोरा मेरे तक नहीं आया, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने किसी को नहीं बताया, आप मन मन में रखे हाँ भाई मैं कल कार खरीदने जाऊंगा, पैसा दे दूंगा। आप कल तक आए नहीं, मैंने किसी और को बेच दिया भाई वो कार। अब आप बोलोगे कल मैंने मन बना लिया था भाई कॉन्ट्रैक्ट। अरे मन बनाया था तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेगा, वो मन को कम्युनिकेट भी तो कर कि तू लेना चाहता है। तो मियर मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आप जो बंदा तुमको ऑफर दिया उसको छोड़ के बाकी सबको बता रहे हो कि मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं, ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड मोड में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपने आमतौर पर देखा होगा कि कभी भी कोई प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक बार बोल देता है कि सर आप ये जो सारी बातें ना एक बार मेल पे बता दो, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं मेल पे बात करते हैं। क्यों? जो चीज रहेगी रेखा पड़ी में मेल पे अपने पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो उनने अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड बताया कि आप एक्सेप्टेंस किससे करो, मेल से, और अगर आप फोन कॉल करके या व्हाट्सएप करके एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है।
टाइम 7 दिन के अंदर रिप्लाई करने बोला था, 7 दिन में रिप्लाई नहीं करे तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। सर कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस देना है। और रीजनेबल टाइम क्या होती है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में डिपेंड होती है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अभी बता दिया, चुप रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी हो सकता है। कंडक्ट से कैसे हो सकता है भाई? मैंने एक बंदे को बोला, जैसे गाड़ी घूम गई थी किसकी, असीम की, तो उसने रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, वो ऑफर हो गया। तो भाई ऐसा थोड़ी है, पहले फोन किया, हाँ विक्रम बोल रहा हूँ, असीम जी आपकी कार खोजने के लिए कर रहा हूँ, ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है 10,000 दे देना। नहीं, कार को खोज लिया और ला के दे दिया। यानी कि सर उसने एक्सेप्टेंस कैसा दिया? अपने कंडक्ट से। कार को खोजा, ला के दिया, संपर्क किया कि भाई कार तुम्हारी होगी। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट ओवर द फोन, ये इसके ऊपर भी आपको एक केस लॉ बन सकता है कि ये एक्सेप्टर की ड्यूटी बनती है इंश्योर कर कि भाई सामने वाले के पास मैसेज पहुंचा है क्या। बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, आप किसी आउटर एरिया में हो, सामने वाला आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आप वो बोल रहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा चलेगा करके, और इसमें आपका आवाज कट रहा है, सामने वाला हाँ क्या, कितना रेट, अच्छा हाँ, उसको आपका एक्सेप्टेंस शायद पहुंचा नहीं है। तो कहता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो टेलीफोन में, और अगर आपको ऐसा लगता है आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज कट रही है, कॉल नहीं लग रहा है, नेटवर्क इशू है, तो आपको इंश्योर करना है, कंफर्म करना है कि सामने वाले को मैसेज पहुंचा है क्या। फिर आप व्हाट्सएप करो, भाई आवाज समझ में आई ना तेरे को, मेरे को चलेगा, इतने रेट में तू मेरे को सामान भेज दे। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। ठीक है सर। अब इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे प्यारे कि एक्सेप्टेंस के किसी भी पॉइंट में आपको एक सवाल पूछा जा सकता है। तो एक बढ़िया सवाल है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है घुमा फिरा के। प्रथम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, किसको? प्रिंसिपल को, स्कूल के। ठीक, स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हाँ भाई प्रथम को अपॉइंट कर लेंगे। एक मेंबर जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, वो प्राइवेटली प्रथम को बता देता है कि भाई तेरे को अपॉइंट कर लिया गया है, बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से प्रथम को आया नहीं है। प्रथम का कोई दोस्त होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, उसने सीक्रेटली बता दिया कि हाँ भाई तेरे को अपॉइंट कर लिया गया है, अभी बहुत जल्द तेरे को ऑफिशियल मेल आता होगा, वहां पे कम्युनिकेट करेंगे। बाद में मैनेजमेंट को किसी मंत्री संतरी का अप्रोच आ गया होगा किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए, तो किसी और को अपॉइंट कर लिया। ठीक है, प्रथम सूट फाइल करता है कि भाई तुमने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल किया और मेरे को डैमेज चाहिए, क्योंकि भाई मेरा कमाई धमाई तुम्हारी वजह से मार खाया, तुमने कैंसिल किया, मेरे को पता चल गया था तुमने मेरे को अपॉइंट कर लिया करके। बताइए क्या प्रथम सक्सेसफुल होगा? द आंसर इज नो। भाई देखो सीधी सी बात है, एक्सेप्टेंस किसके तरफ से आनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन के एजेंट से। ऑथराइज्ड पर्सन कौन था? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो हेड होगा वो, या उसके नीचे कोई असिस्टेंट होगा वो। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कोई दोस्त है प्रथम का, वो उसको अगर प्राइवेटली कम्युनिकेट करके दे रहा है एक्सेप्टेंस, तो हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। तो देखो लिखता है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, यानी कि किसको? प्रथम को, बाय ऑफरिंग हिमसेल्फ या उसके एजेंट से। कम्युनिकेशन अगर थर्ड पर्सन दे रहा है प्राइवेटली, यानी कि मैं बोल सकता हूं उसका फ्रेंड है, इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते। इसलिए प्रथम भाई साहब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक आपका ऑफिशियली ऑथराइज पर्सन से एक्सेप्टेंस नहीं था। इसलिए इस परिस्थिति के अंदर आप अपने अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन के लिए, सैलरी लॉस के लिए डैमेजेस नहीं मांग सकते। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब बात को यहां पे सुनना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं ये सवाल आपको इंस्टीट्यूट की किसी भी रिपोजिटरी में नहीं मिलेगा, किसी भी पास्ट पेपर में, एमटीपी में, आरटीपी में नहीं मिलेगा। ये अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के द्वारा रिसर्च किया हुआ, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। मॉड्यूल में भी सेक्शन 8 की चर्चा है आपके आईसीआई के मॉड्यूल पे, और इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रबल संभावना आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं। ऑल्दो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ये बात बता दी, और उसी बात पे ही ये क्वेश्चन है कि जब जनरल ऑफर होता है ना, तो जनरल ऑफर का आपको एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप उस जनरल ऑफर की शर्तों को भी अगर पूरा करते हो तो माना जाता है कि आपने एक्सेप्टेंस दिया। तो जनरल ऑफर में आप कंडक्ट से एक्सेप्टेंस देते हो, आपको कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता एक्सेप्टेंस। बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा और क्लैरिटी आएगी। एक जवान बच्चा है, वो एब्सकॉन्ड हो जाता है अपने फादर के घर से, खो जाता है एक प्रकार से, आप समझ जाओ। फादर ऑफर करता है रिवॉर्ड पंपलेट में कि भाई जो भी ट्रेस करता है मेरे मिसिंग बॉय को, मैं उसको 500 रुपए का क्या दूंगा? इनाम दूंगा। तो एक पंपलेट रहता है, पंपलेट में रिवॉर्ड अनाउंस किया जाता है कि जो भी मेरे मिसिंग बच्चे को खोजेगा मैं 500 रुपए दूंगा। उसका फादर ऐसे पंपलेट में छपवाता है। ठीक है, एक हरभजन लाल करके व्यक्ति है जिसको रिवॉर्ड के बारे से पता था, उसको बॉडी दिखती है धर्मशाला रेलवे स्टेशन में। किसकी बॉडी दिखती है? यंग बॉय की।
और उस बॉडी को वो लेके चले जाता है किसके पास, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, हरभजन लाल जो है वो एक टेलीग्राम लिखता है बॉय के फादर को कि भाई तेरा बच्चा मुझे मिल गया है। और फादर को जब उसका बच्चा वापस मिलता है तो फादर रिफ्यूज करता है कि भाई ये 500 रुपए मैं नहीं दूंगा हरभजन लाल को, इस ग्राउंड में कि हरभजन लाल तूने तो कोई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किया नहीं, और एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स पे तो लिखा हुआ है कि भाई एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो भाई साहब एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड वो तब लागू होता है जब स्पेसिफिक ऑफर होता है कि भाई आपको ऑफर किया मर्सिडीज लोगे 50 लाख में, तो आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है सर, तो अब ऐसा है कि जनरल ऑफर था तो पब्लिक एट लार्ज के लिए था। तो यहां पे फादर का कहना ये था कि भाई हरभजन लाल अगर तुमको ये था भी तो पहले आप फोन करते, हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, फिर आप बॉडी खोजते, फिर इसके पास लाके देते, तो माना जाता कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हरभजन जी आपने हमको कोई एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया। इससे आपको एक केस हुआ याद आना चाहिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का, जहां पे एक स्मोकबॉल कंपनी मतलब एक कंपनी थी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने बोला था कि आप हमारे स्मोकबॉल को दो दो बार सुनो, हर दो दो घंटे के अंतराल में दो दो बार सूंघोगे तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हो गया तो हम आपको फलाना रिवॉर्ड देंगे। तो उसमें कार्लिल उसको करती है डायरेक्शन के हिसाब से, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। फिर कार्लिल बोलती चलो पैसा तो भैया तुम्हारे डायरेक्शन के हिसाब से हमने फुसफुस किया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। उनने बोला नहीं कार्लिल जी आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया, हमको कम्युनिकेट किधर किया। तो वो केस लॉ में भी यही बताया गया था कि जब जनरल ऑफर होता है तो जनरल ऑफर की आप बस शर्तें पूरा करो कि स्मोक बॉल आपने हर दो दो घंटे में किया, और अगर नहीं ठीक हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे भैया, रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो शर्तें थी वो आपने पूरी की ना। तो जनरल ऑफर में यही होता है कि भाई अगर आप शर्तें पूरी कर रहे हो, वो शर्तें पूरी कर रहे हो मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, जनरल ऑफर है, पब्लिक एट लार्ज को है। उसी प्रकार से यहां पे भी जब फादर आपने ये बोला कोई भी मिसिंग बॉय मेरे को खोज के लाके देगा उसको मैं 500 का रिवॉर्ड दूंगा, तो जो भी ऐसे शर्तों को पूरा कर रहे हैं, शर्त क्या है, मिसिंग बॉय को खोज के लाके देना, ये शर्तें पूरी मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस है। इसमें आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं एक्सेप्टेंस को। तो आइए पढ़ना, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर के शर्तों को परफॉर्म करके, उसको पूरा करके। तो जनरल ऑफर है, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। कोई भी एक्सेप्ट, डिजायर्ड एक्ट क्या है, वो स्मोक बॉल वाला डिजायर्ड एक्ट था, बच्चे को मिसिंग बच्चे को खोज के लाना डिजायर्ड एक्ट था, वो एडवोकेट का वो घूम गया था, क्या बोलते कार घूम गई थी, 10,000 का रिवॉर्ड, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, जनरल ऑफर था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8, अब सेक्शन 8 क्या बोलता है, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन, कार घूम गई थी उसको खोज के देना, बच्चा घूम गया था उसको खोज के देना, स्मोक बॉल यूज करना, ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। दो एक्सेप्शन है इसके, अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, यानी कि ऑफर विड्रॉ ही कर लिया गया, ऑफर विड्रॉ कर लिया गया, पुलिस में आपने एफआईआर लिखवाई, अब बोले पुलिस अपना काम करेगी, रिवॉर्ड आपने वापस ले लिया, कार गुम गई थी, रिवॉर्ड आपने अनाउंस किया था, पुलिस में आपने एफआईआर की, आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, हाइपोथेटिकली बोलूं तो एक और एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि फलाना डेट को जो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया था वो एडवर्टाइजमेंट में जो ऑफर था, रिवॉर्ड था, मैं उसको वापस लेता हूं, वो खत्म हो चुका है। तो भाई अगर ऑफर ही विड्रॉ हो चुका है, खत्म हो चुका है, तब तो बात ही खत्म है, तब तो तुम शर्त पूरा करो तो उसको एक्सेप्टेंस, ऑफर ही नहीं तो किस बात का शर्त पूरा करके एक्सेप्टेंस करोगे। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर, तो जब तक विड्रॉ नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू चलते रहेगा, तब तक कोई भी शर्तों को पूरा करके, कार खोज के अगर कोई दे दिया, बच्चा खोज के अगर दे दिया, शर्त पूरी हो गई, इसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे। अनलेस द ऑफर इंक्लूड्स अ टर्म दैट मियर परफॉर्मेंस विल constitute an acceptance, क्या लिखता है, unless the offer includes a term that mere performance will constitute acceptance, बरोबर है क्या। ठीक, तो इस पे दो बातें हो सकती है मेरे प्यारे, जैसे यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे मेयर परफॉर्मेंस वाली जो बात है, एक ही सेकंड थोड़ा सा आपको दिखा दूं, आपकी मॉड्यूल के अंदर ही है मेयर परफॉर्मेंस। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, हाँ जी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे देखो लिखा हुआ है, एट टाइम्स द ऑफरी मे बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस, कि भाई आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस। In this case, it is not enough if the offeree merely performs the act, but he should also communicate his performance
unless the offer includes a term that a mere performance will also constitute acceptance। तो सवाल यहां पे ये आता है मेरे प्यारे, यहां पे जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि भाई यंग बॉय घूमा है और जब तक ये विड्रॉ नहीं हो रहा तब तक उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बरोबर है क्या? तो लिखता है एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, विथड्रॉ नहीं हो जाता। ठीक है सर, उस पर एक्सेप्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी पैम्पलेट था, पैम्पलेट में एक ऑफर था, वो होल वर्ल्ड को था एंड कुड बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ द ऑफर। तो यहाँ पे जो हरभजन लाल है उसने मिसिंग बॉय को खोजा और उसने परफॉर्म किया, शर्त तो यही थी मिसिंग बॉय को खोजना है, एंड इट वाज हेल्ड दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है सर, यहां तक की भी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 के ऊपर बेस्ड है बेटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बनने की प्रबल संभावना है। सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 के ऊपर बात को ध्यान से समझना। ऊपर तक की जो सारी चीजें थी वो आपके ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर थी, जनरल ऑफर के ऊपर थी, ऑफर और उसके लीगल रूल्स के ऊपर थी। तो सो फार अपन ने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पढ़ लिया, वॉइड, सरल शब्दों में बोलूं तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर कितने सवाल बन सकते वो पढ़ लिया, वॉइड वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस और उसका कोलेटरल एग्रीमेंट के इंपैक्ट को पढ़ लिया। फिर ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर और एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स पढ़ लिए। अब अपन जो आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं, जो बात करता है आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है और कब आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो, कब आप अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, फिर एक लास्ट अपना स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात रहेगी। तो मोटा मोटा 2 टॉपिक अपने बच्चे, उसके बाद अपने सारी चीजें क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं थोड़ा सा सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट पे, ताकि आप ये समझ पाओ। सेक्शन 4 क्या बोलता है, ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? तो बोले ऑफर तब कंप्लीट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। मैंने आपको बोला कि भाई मैं अपना घर 50 लाख में बेच रहा हूं, आप खरीदना चाहते हो, कि आपको लेटर लिख के भेजा, 1 अप्रैल को लेटर लिख के भेजा, आपको 5 अप्रैल को रिसीव हुआ। 5 अप्रैल को ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 5 को तो रिसीव हुआ, आपने पढ़ा उसको 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। तो जब पढ़ोगे तो आपके नॉलेज में आएगा ना, बरोबर। तो 5 को रिसीव हुआ तो 5 को ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये नहीं मानूंगा कि आपको ऑफर का नॉलेज आ गया, मैं ऑफर कंप्लीट तब मानूंगा जब 7 तारीख को आपने उस ऑफर को खोल के पढ़ा कि अरे अर्जुन ने मेरे को ऑफर भेजा है, 7 तारीख को आपने पढ़ा, इसको बोलेंगे कि ऑफर कंप्लीट हुआ। अब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है एक बार ऑफरर के अगेंस्ट और एक बार ऑफरी के अगेंस्ट। सर इसका क्या मतलब है? अगेंस्ट का मतलब ध्यान से सुनना, आपका नाम राहुल है, आपने 7 तारीख को ऑफर खोल के पढ़ा, हाँ सर 7 तारीख को ही आपको ऑफर अच्छा लग गया, आपने 7 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया। 7 तारीख को जब आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया ना, पोस्ट मार्क माय वर्ड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने पोस्ट किया, राहुल द मोमेंट आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया, इस एक्सेप्टेंस को बोलते हैं एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ अगेंस्ट ऑफरर। अगेंस्ट ऑफरर का मतलब अर्जुन के खिलाफ ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है। अब अर्जुन अपने इस ऑफर को वापस नहीं ले सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता। दिस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरर। अब मैं अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस आ चुका है। विलियम एंसन सर की थ्योरी लग गई कि एक बार ऑफर में एक्सेप्टेंस लग गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है सर। अब आपने जो 7 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस राहुल पोस्ट किया है वो मुझे पहुंचता है 10 तारीख को, और मैं 10 तारीख को उसको खोल के पढ़ लेता हूं कि राहुल ने एक्सेप्टेंस कर लिया। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है अगेंस्ट ऑफरी। अगेंस्ट ऑफरी यानी कि आप राहुल, अब आप अपना एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकते हो। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो राहुल जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर रहा था उसके पहले पहले मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूं। यस सर, क्योंकि एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट तब हो रहा है जब राहुल एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर रहा है, तो उसके पोस्ट करने के पहले अगर मैं रिवोक करना चाहूं तो कर सकता हूं। राहुल अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है उसके एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास पहुंचने से पहले। मेरे पास 10 तारीख को पहुंचा उसका एक्सेप्टेंस लेटर, 10 तारीख के पहले अगर उसने स्पीड पोस्ट करके टेलीग्राम करके अगर 9 तारीख को ही मेरे पास रिवोकेशन लेटर पहुंचा दिया, तो 9 को मेरे पास रिवोकेशन लेटर आया उसके एक्सेप्टेंस का, और 10 को मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर आया, तो भाई पहले आया ना रिवोकेशन, तो रिवोकेशन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। यानी कि सर सरल शब्दों में अगर एक्सेप्टर को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है
तो एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने के पहले रिवोक करे, ऑफरर को अपना ऑफर रिवोक करना है तो एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट करने के पहले रिवोक करे। ठीक है सर, ये सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 को मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। इसमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो आपको इंस्टीट्यूट के ना तो एमटीपी आरटीपी ना तो पास्ट एग्जाम पेपर पे मिलेगा, ना ही आपको किसी मैट के अंदर मिलेगा। ये एसीटी के रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 के ऊपर, आपको 4-5 का कैसा भी क्वेश्चन आए आपको 110% बनेगा, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लिखता है ए सेक्रेटरी है बिल्डिंग सोसाइटी का। ठीक है सर, ए क्या है? सेक्रेटरी है एक बिल्डिंग सोसाइटी का। वो बी को हैंड ओवर करता है अपने ही ऑफिस में, सोसाइटी के ऑफिस पे एक ऑफर कि भाई एक प्रॉपर्टी बेचनी है 750 रुपए में। तो ए अपने सोसाइटी के ऑफिस में जो सेक्रेटरी है ए 750 रुपए का एक प्रॉपर्टी बेचने का बी को ऑफर करता है। 14 दिन का टाइम देता है बी को कि भाई बी 14 दिन के अंदर तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बी जो है वो रिसाइड कर रहा था डिफरेंट टाउन में, तो वो ऑफर को अपने साथ ले जाता है। 14 दिन का टाइम है। नेक्स्ट डे अगले ही दिन बी लगभग मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करना चाहूंगा, 3:30 बजे बी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। ठीक है, अगले दिन 3:30 बजे। ये आपको टाइमिंग ध्यान रखना है कि अगले ही दिन 3:30 बजे एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सेक्शन 4 के हिसाब से जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हुआ मेरे प्यारे 3:30 बजे हुआ, मैं कह सकता हूं यहां पे एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हो गया। किसके अगेंस्ट हो गया मेरे प्यारे? ये अगेंस्ट हो गया ए कौन है? ऑफरर। यही बात खत्म हो गई भाई, एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया, यानी कि हो गया। अब ए अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। ये आपको बात को समझना है। ये जो लेटर है जो 3:30 बजे पोस्ट हुआ है, बरोबर है क्या? ये सोसाइटी के ऑफिस में पहुंचता 8:30 बजे। अब ये जो बात है ना मेरे प्यारे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है कि भाई 3:30 बजे एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हुआ लेकिन पहुंचा 8:30 बजे। बा ठीक है, आगे सुनना। बट बिफोर दैट का मतलब यानी कि इस 8:30 बजे के पहले जो एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचा उसके पहले लगभग 1 बजे सोसाइटी ने एक लेटर भेजा बी को जिसमें वो अपना ऑफर रिवोक कर रहे। 1 बजे भेजा, बी को रिसीव होता है ये रिवोकेशन 5:30 बजे। एडवाइस करिए बी को कि भाई बी तेरा एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं है। अब देखो कितनी फालतू चीजें इनने की, सिर्फ टाइमिंग में आपको घुमाने की कोशिश की। मैं एक टाइमलाइन बना देता हूं भाई। सबसे पहले तो 3:30 बजे, ठीक है, 3:30 बजे क्या गया भाई साहब? एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया। खत्म हो गई भाई बात, यही खत्म हो गई। एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया ना 3:30 बजे। क्या इस 3:30 बजे जब बी ने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर रहा था वो, क्या उस वक्त बी के पास कोई रिवोकेशन लेटर आया था? नहीं आया था ना उस समय। ये फालतू बातें है ना। आगे क्या बोलता है ध्यान से समझना। ये 3:30 बजे जो एक्सेप्टेंस लेटर गया है 3:30 बजे उसने पोस्ट किया। अब आपको कहता है इस 3:30 बजे के पहले 1 बजे लेटर भेजा गया रिवोक करने के लिए। अरे तो भाई 1 बजे तुमने भेजा है ना, उसके पास कब पहुंचा ये लेटर? ए के पास जो तुमने 1 बजे भेजा, वो ए ने जो 1 बजे भेजा ये बी को कब मिला? 5:30 बजे, 5:30 पीएम को, 5:30 पीएम को, बरोबर है क्या? तो भाई 5:30 को बी को रिसीव हुआ, 5:30 को रिसीव हुआ ना। उसने तो 2 घंटे पहले 3:30 बजे एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। सवाल ऐसा होता कि भाई 3 बजे, 1 बजे ने भेजा और 3 बजे बी के पास पहुंच गया था रिवोकेशन लेटर, बी ने उसको पढ़ लिया था, खत्म हो गई बात। उसके बाद भी अगर 3:30 बजे बी एक्सेप्टेंस डाल रहा है तो उसका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, बात क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है 1 बजे जो तुमने रिवोकेशन का लेटर भेजा उसको 5:30 बजे पहुंचा है, तो उसके पहले 3:30 बजे उसने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया था मेरे भाई। यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि अब आप रिवोक नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे नहीं सर, इसने जो 3:30 बजे एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था ना सर, वो तो सोसाइटी को 8:30 बजे मिला। हाँ, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। आपका एक्सेप्टेंस लेटर सोसाइटी को रिसीव कब हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना यह है कि आपने सोसाइटी के ए वाले जो सेक्रेटरी उसको एक्सेप्टेंस पोस्ट कब किया, इससे लेना देना है। इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर 8:30 बजे पहुंचा, जो आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए दिया हुआ है कि वो 8:30 बजे पहुंचा ना। इससे लेना देना है कि 1 बजे उन्होंने लेटर को भेज दिया। मुद्दा यह कि आपने 1 बजे भेजा तो बी को पहुंचा कब है? शाम को 5:30 बजे।
और उसके पहले ए ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, तो किस्सा खत्म हो गया भाई साहब। सेक्शन नंबर 4 साफ बोलता है एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ऑफरर बाउंड हो जाता है। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ, ऑफरर बाउंड हो जाता है। ऑफरर बाउंड का मतलब ऑफरर, अब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा, अब आप रिवोक नहीं कर सकते। तो एडवाइस क्या करना है बी को? बी को यही बताना है, बी मेरे लाल तेरा एक्सेप्टेंस वैलिड है, तू टेंशन मत ले, 750 रुपए तू देगा तो ए को बाउंड है, ए तेरे को बाउंड है, वो तेरे को प्रॉपर्टी देगा मतलब देगा। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे कंक्लूजन में सीधा पढ़ता हूं। The offerer becomes bound by the acceptance as soon as the letter of acceptance is posted by the acceptor. रिवोकेशन वॉज हेल्ड टू बी इनइफेक्टिव, यानी कि जो ए ने रिवोकेशन किया था इनइफेक्टिव था। अगर आपको रिवोकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो ये रीच हो जाना चाहिए था बी के पास 3:30 बजे, यानी कि 3:30 बजे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले। ठीक है सर, ये समझा। अब मैं थोड़ा सा फटाफट आपको आगे लेके चलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं इतना बेहतरीन आपको सेक्शन 4 और 5 कभी समझा नहीं होगा। ए अप्लाई करता है कंपनी में शेयर के लिए, यानी कि ए अप्लाई कर रहा है मतलब क्या कर रहा है मेरे लाल? ऑफर कर रहा है। ठीक है सर। फिर वो विड्रॉ कर लेता है अपने ऑफर को 26 अक्टूबर को। अप्लाई कब किया था? इससे कोई लेना देना नहीं, 26 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है, इससे लेना देना है। इसका जो 26 अक्टूबर को जो विड्रॉ करने वाला ऑफर यानी कि रिवोकेशन आ रहा है ऑफर का, वो 11:30 बजे कंपनी के पास पहुंचता है। लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है? तो 26 अक्टूबर को वो विड्रॉ करता है, उसका विड्रॉल लेटर 11:30 बजे पहुंचता है कंपनी के पास 27 अक्टूबर को। यानी सर 26 को अपन ने विड्रॉल लेटर भेजा जो कंपनी को 27 तारीख को पहुंचा है 11:30 बजे। ठीक है सर। लेकिन 27 अक्टूबर को क्या होता है, 10 बजे के करीब उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि ठीक है हम ए को शेयर्स अलॉट करेंगे। यानी कि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस का रेजोल्यूशन पास हुआ था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया 10 बजे कि हाँ इसको शेयर्स अलॉट करेंगे। और जो अलॉटमेंट लेटर है वो कंपनी के प्यून को दे दिया और प्यून को बोला कि तू पोस्ट कर देना। अब सवाल ये आता है कि प्यून के जेब पे रखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर, अभी पोस्ट नहीं हुआ है, और भले अलॉटमेंट लेटर 10 बजे से प्यून के जेब में पड़ा हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ था ना, और 11:30 बजे ए का विथड्रॉल लेटर आता है, रिवोक करता है वो अपने ऑफर को कि मैं आपकी कंपनी में शेयर नहीं लेना चाहता। तो सवाल आता है ए का रिवोकेशन वैलिड है कि कंपनी का एक्सेप्टेंस वैलिड है? एक्सेप्टेंस तो तब वैलिड होता ना मेरे लाल जब ये अलॉटमेंट लेटर यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ होता। सेक्शन 4 साफ बोल रहा है कि जब तक पोस्ट नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। तो भले आपने 10 बजे ये रिजोल्यूशन पास कर लिया, डिसीजन ले लिया आपने कि हाँ भाई इसको शेयर्स देंगे, बट ये डिसीजन पोस्ट नहीं हुआ ना, ये डिसीजन कम्युनिकेट नहीं हुआ ना। डिसीजन पोस्ट होता तो सेक्शन 4 के हिसाब से ए बाउंड हो जाता, उसको शेयर लेने पड़ते, पैसे देने पड़ते। लेकिन भाई साहब माना आपने 10 बजे रेजोल्यूशन पास किया, अलॉटमेंट लेटर बनाया, लेकिन अलॉटमेंट लेटर 11:30 बजे जब रिवोकेशन आया ना, विड्रॉल ऑफर आया ना, विड्रॉल का एप्लीकेशन आया ना, विड्रॉल लेटर आया ना, तब तक भी वो पोस्ट नहीं हुआ था, प्यून के जेब पे रखा हुआ था। यानी कि ए का विड्रॉल वैलिड है और कंपनी का जो एक्सेप्टेंस है वो इनवैलिड है। ठीक है सर, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। सेम चीजें यहाँ पे लिखी, आपको पढ़ते ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मोड्स ऑफ रिवोकेशन बेटा आपको पूछ सकता है कि कितने तरीके से आपका ऑफर रिवोक हो जाएगा। जब आप ऑफर को रिजेक्ट करते हो, जैसे मैंने बोला 50 लाख में आप मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या, आपने रिजेक्ट कर दिया, मेरे को नहीं खरीदना है, इसको रिवोकेशन नहीं बोलते, इसको रिजेक्शन बोलते हैं। रिजेक्शन आता है ऑफरी की तरफ से, रिवोकेशन आता है ऑफरर की तरफ से। मैंने ऑफर दिया 50 लाख की गाड़ी खरीदोगे क्या, आपका भी एक्सेप्टेंस पेंडिंग था, मैंने अपना ऑफर वापस कर लिया, इसको बोलते हैं रिवोक करना। आपने रिजेक्ट कर लिया तो रिजेक्शन आपकी तरफ से आता है, रिवोकेशन जो है वो ऑफरर की तरफ से आता है। तो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे प्यारे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर में अपने को क्या बोलता है मेरे प्यारे, कितने तरीके से आप रिवोक कर सकते हो। तो एक आता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जैसे मैंने आपको ऑफर किया था वैसे ही आपको मैंने नोटिस दे दिया कि मैं रिवोक करता हूँ। लैप्स ऑफ टाइम, अब भाई आपने हमारे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल पे अप्लाई किया, बोले हमको क्लास चाहिए, मैंने कहा ठीक है 5,000 की फीस रहेगी। आपने हमको काउंटर ऑफर किया कि भैया 3,500 में लूंगा मैं, 3,500 में दोगे तो बताओ। आपने काउंटर ऑफर कर दिया, हमारे ऑफर रिजेक्ट भी हो गया 5,000 वाला, आपने काउंटर ऑफर भी कर दिया, हमने बोला नहीं होगा 3,500 में। हम हफ्ता भर वेट किए कि यार ये वाला ग्राहक आया था 3,500 में मांगा था, लिया नहीं। अब हमारा टीम आपको फोन कर रहा है 1 महीने बाद, हफ्ते भर के बाद, 1 महीने बाद, हाँ वो 3,500 रुपए में आप बोले थे ना लेंगे, हाँ ठीक है ले लो। आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने कहीं और से क्लास ले ली है, मैं कहा नहीं नहीं अब लेना पड़ेगा, आपने बोला था 3,500 में आप लोगे, तो भाई 3,500 में लोगे तो उसका सीमित समय है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में बता दो। इतने समय के बाद आप अपना एक्सेप्टेंस बोल रहे हो कि 3,500 में दोगे तो नहीं चलेगा। तो कहता है
टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। आपने अगर बोला था भाई 7 दिन में बता देना मेरे को, अगर 3,500 में देना है, तो हम आपको 10वें दिन फोन कर रहे हैं कि ले लो 3,500 में, ऑफर लैप्स हो चुका है। ठीक है सर, 7 दिन का कोई टाइम नहीं था, तो भाई हफ्ता 10 दिन बाद हुआ, 15 दिन बाद आप 1 महीने बाद फोन कर रहे हो, लैप्स हो जाएगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, मैंने बोला था मर्सिडीज में आपको तभी बेचूंगा जब आप अपनी हायाबुसा मुझे दोगे। आप हायाबुसा मुझे देने को रेडी नहीं हो, यानी कि आपने मेरी शर्त को नहीं माना जो कंडीशनल ऑफर था, इससे भी ऑफर लैप्स हो जाता है। बाय डेथ और इंसैनिटी, यानी कि जो ऑफर देने वाला व्यक्ति था वही मर गया है या वही पागल हो गया है, तो ये ऑफर आपका क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। ठीक है सर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा जानकारी के लिए, ये ऑफर रिवोक तभी माना जाएगा जब ऑफरर मर गया है या ऑफरर पागल हो गया, इस बात की जानकारी ऑफरी को है, हो गया है नॉलेज, तो फिर ये रिवोक हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सेप्टर जो है उसको नहीं पता ऑफरर मर चुका है, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, मेल भेज दिया, मेल करने के लिए बोला था, मेल भेज दिया, उसको नहीं पता ऑफरर मर चुका है। तो इस केस में जो ऑफरर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, प्रोवाइडेड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, यानी कि नाच गाना पेंटिंग वाला है जो एक व्यक्ति का खुद की एक कारीगरी होती है, एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसकी स्किल होती है, इस प्रकार के अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड रहेगा। लेकिन पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस वाले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, भले ही उसने एक्सेप्ट कर लिया है ये ना जानते हुए कि भाई ऑफरर मर चुका है, फिर भी वॉइड हो जाएगा। हाँ, लेकिन पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस वाला नहीं था और एक्सेप्टर को नहीं पता था कि ऑफरर मर चुका है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इस परिस्थिति के अंदर मेरे प्यारे भाई और बहनों आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बन जाएगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको परफॉर्म करेगा। यानी कि सर अगर एक्सेप्टर को ये बात पता चल गई है कि ऑफरर मर चुका है तो फिर ये रिवोक हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैं आता हूं दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फटाफट इसको सुन लेना। प्रबल संभावना लगती मुझे, क्योंकि अब तक का एक ऐसा टॉपिक है आपके ICAI के मॉड्यूल के अंदर जो बड़ा अछूत है, अछुआ है, अभी तक इस पे सवाल नहीं पूछा। हाल ही में CMA इंटरमीडिएट के एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सवाल आया था। मुझे लगता है क्योंकि अब तक ये अनटच्ड है, इंस्टीट्यूट हमेशा ऐसे ही करता है कि भाई जो चीजें पहले अनटच्ड है पहले पैटर्न बनाता है कि हाँ ये तो पूछ ही नहीं रहा है, और अचानक से बच्चा जब छप पढ़ के जाता है और उसको छोड़ के जाता है कि पूछ ही नहीं रहा, उसी को पूछ देता है घुमा के। ये ट्रेंड है, तो उसको पढ़ के जाइएगा, बढ़िया ये चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जब जैसे आप रिचार्ज कराते हो, आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाओ, जियो एप्लीकेशन के अंदर या पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर या फोन पे के अंदर, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बताया जाता है कि 149 का रिचार्ज कराओगे तो आपको इतने कॉल, इतने SMS और इतना आपको इंटरनेट यूज करने मिलेगा। वहां पे आप नेगोशिएट कर पाते हो क्या? नहीं, 149 मत करो यार, 100 रुपए के अंदर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही क्या है? लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसके बारे से ब्रीफ करता हूं। ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्री ड्राफ्टेड एग्रीमेंट होता है, फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ऑफर्ड बाय वन पार्टी ऑन अ टेक इट और लीव इट। अब आप थोड़ी मुकेश अंबानी को फोन करोगे कि 149 वाला 100 रुपए करोगे तो ही लूंगा करके, लेना है ले, नहीं लेना मत ले। स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई, हमने बता दिया, टेक इट और लीव इट। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो ऐसा बोलते हो कि यार ये थोड़ा इंश्योरेंस का प्रीमियम कम कर दो ना यार, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, पिछले 3 परिवार वालों का मतलब 3 बच्चों का मैंने इंश्योरेंस कराया, मेरे को थोड़ा कम करो ना। नहीं भाई साहब, प्रीमियम सबके लिए बराबर रहेगा। कार रेंट पे कर रहे हो आप, रेंटिंग अ कार, जूम कार एक ऐप होता है जिसमें आप कार रेंट करते हो, उसमें लिखा है मारुति सुजुकी सिर्फ 2,000 रुपए प्रतिदिन का रहेगा, डीजल आप खुद भराओगे, तो आप वहां पे थोड़ी नेगोशिएट कर पाओगे, उसको 1500 करो ना, कोई चैट थोड़ी करोगे वहां पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जोमेटो के अंदर गए, आपको दिख रहा है कि भाई आपको छोले भटूरे मंगाने 150 रुपए, वहां पे क्या नेगोशिएट कर पाओगे? नहीं। ठीक है, तो मोबाइल सर्विस के लिए साइन अप कर रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें टेक इट और लीव इट वाली बात आती है, प्री ड्राफ्टेड रहता है, इसमें आपको कोई किंतु परंतु नहीं होता, आपका कोई नेगोशिएटिंग टर्म्स नहीं होता और कुछ भी नहीं होता है। तो इस परिस्थिति के अंदर मैं अगर बोलूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल तो होते हैं, who is subjectively unaware of the contents of the document, लिखा है ना, well established that a standard form of contract may be enforced on other who is subjectively unaware of the contents of the document provided आप उसको reasonable notice दोगे। अब क्या होता है समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को मैं मिला के पढ़ाना चाहता हूं। सर क्या बताना चाह रहे हो कि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब मैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज करता हूं तो आप इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे आप किसी पार्किंग में जा रहे हो, मॉल की पार्किंग में जा रहे हो,
मॉल की पार्किंग में अगर आप कार लेके जा रहे हो तो सपोज 20 रुपए उसका रेंट है, भाड़ा है, मतलब वहां पे पार्किंग का चार्ज है। बाइक लेके जा रहे हो तो 10 रुपए। आप वहां पे कैसे नेगोशिएट कर पाओगे कि नहीं मैं कार पार्क कर रहा हूँ, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दो, 15 कर दो? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपको रसीद देता है। ठीक है सर। अब सवाल आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वो रसीद दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रसीद में लिखा हुआ है कि भाई कार पार्किंग चार्जेस फॉर 2 आवर्स 20 रुपीज, नीचे से थोड़ा सा स्टार बना हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई और सी बैक। मैं पढ़ा, मैं पलटा के देखा उसको, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई अगर कार यहां से चोरी हो जाती है तो यहाँ के जो पार्किंग लॉट वाले वो जिम्मेदार नहीं है। अब ये तो मैंने पढ़ लिया, उसमें लिखा था। कई बार वो आपको देता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो बिना पढ़े और कार की विंडशील्ड के पास रख देते हो, ये ले भाई रख दिया, ठीक है, कार की विंडशील्ड के पास आपने उसको रख दिया, पढ़ा भी नहीं, लिखा था उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सी बैक फॉर द कंडीशन, ऐसा सब लिखा हुआ था, आपने नहीं पढ़ा, ले लिया। अब देखो सवाल यहां पे ये है, जब उसने आपको रसीद दी तो आपको बोल नहीं रहा है कि सर देखो गाड़ी घूमेगी तो हमको जिम्मेवार मत ठहराना, ये आपका रसीद, ये बोला नहीं उसने, ये लिखी हुई वहां पे बात, आपने पूछी भी नहीं। तो उसने बिना इस शर्त को बताए आपको रसीद दिया और आपने उससे बिना पढ़े रसीद ले लिया। इसको बोलते हैं उसने टर्म्स एंड कंडीशन टैसिटली आपको कम्युनिकेट कर दी, टैसिटली मतलब बिना बोले कम्युनिकेट कर दी, और आपने बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने, अनअवेयर हो आपकी, उसमें आप कुछ लिखा है क्योंकि उसने बोला नहीं बट रसीद में लिखा हुआ है, आपने उसको टैसिटली एक्सेप्ट कर लिया। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते उस पर कुछ भी। अब ये इन्फोर्स हो सकता है, मे बी इन्फोर्स ऑन अनदर, यानी कि आपके ऊपर जो पार्किंग लगा के गए और आप सब्जेक्टिवली अनअवेयर उसके कंटेंट में, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, रसीद दी आपने रख लिया। जैसे ही आपने रसीद को रखा ना अपने पास, इसको बोला जाएगा आपने टैसिटली, बिना पढ़े, भले आपको पढ़ना आता हो लिखना आता हो, आप अनपढ़ जोगी बहता पानी हो, तो भी माना जाएगा कि आपने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। शर्त बस एक ही है, मैंने आपको क्या बताया, जब रसीद मिली तो रसीद में लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई और लिखा था सी बैक फॉर द कंडीशन। मान लीजिए ये ऐसा कोई इशारा नहीं लिखा होता, सी बैक फॉर द कंडीशन कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा है 20 रुपए कार पार्किंग चार्जेस है, आपकी गाड़ी का नंबर, और कुछ भी नहीं लिखा है कि पीछे टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सामने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पीछे लिखा हुआ है कार घूमेगी तो आप ही जिम्मेवार हो, लेकिन सामने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन है। इसका मतलब सर उस रिसीट में, उस डॉक्यूमेंट में रीजनेबल नोटिस नहीं है कि कुछ शर्त भी है, किंतु परंतु है, ये टर्म्स एंड कंडीशन का रीजनेबल नोटिस आपको नहीं दिया गया। बरोबर है क्या? तो मेरे प्यारे, कहता है देखो अब अगर कल को कार चोरी होती है तो आप तो यही बोलोगे कि अरे भैया हमने तो बताया था। बोले कहां बताया था? बोले रसीद में लिखा है। बोले रसीद में दिखाओ। बोले देखो हर रसीद में लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सी बैक फॉर द कंडीशन। अब आप हार जाओगे, आप हार जाओगे, आप बोलोगे मैं नहीं पढ़ा था। बोले हमको उससे कोई लेना देना नहीं, टैसिट कम्युनिकेटेड, टैसिटली एक्सेप्टेड। लेकिन अगर रसीद में नहीं लिखा है तब आप उनको पेल सकते हो कि भाई तुम मेरे को पूरा गाड़ी का खर्चा दोगे। तो यहां पे वही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी वांटिंग टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप चाहते हो कि पार्किंग लॉट वाले से आप अपना पूरा कार वसूल के लो, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी वांटिंग टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज गिवन नोटिस व्हिच इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस इज सफिशिएंटली क्या है, रीजनेबल। यानी कि आप अगर बोलना चाहते हो कि भाई हम पैसे नहीं देंगे तो एक सफिशिएंट नोटिस उसमें होना चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूं, आगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। आप रेलवे के क्लॉक रूम में अपना सामान रखवा दिए, 5 घंटे बाद आपकी ट्रेन आने वाली थी तो आपने सामान आपका रेलवे उस पर रखवा दिया, रेलवे के क्लॉक रूम में। उसने भी रसीद दिया, उसमें लिखा था सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, लिखा था कि अगर आपका सामान गुम होता है तो आपके सामान की जो भी कीमत होगी, उसके अंदर जो भी सामान होगा, रसीद में लिखा होगा ये सामान है, ये सामान है, इतने वैल्यू का है, आइडिया लग जाएगा। उसका सिर्फ और सिर्फ 25% रेलवे आपको देगा अगर उनके क्लॉक रूम से वो घूमता है तो। अब आपने पढ़ा नहीं, ऐसे ही ले लिया, तो उसने दे दिया, टैसिटली कम्युनिकेट हो गया, आपने ले लिया, टैसिटली एक्सेप्ट हो गया। अब वो घूम गया सामान, अब आप बोलोगे पूरा पैसा चाहिए। बोले, वो बोलेगा भैया हम तो 25% ही देंगे। बोले कहां लिखा था? बोले लिखा था। बोले मैं पढ़ा नहीं था। बोले ये देखो हर रसीद में लिखा है सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, और वहां पे ये बात लिखी हुई है। तो अब ये मैं आपके खिलाफ इन्फोर्स करूंगा, मैं आपको 25% ही दूंगा भैया आपका, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था। तो रीजनेबल नोटिस होना चाहिए, सफिशिएंट नोटिस होना चाहिए, बराबर है क्या? एक्सेप्टर विल नॉट इनकर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई नहीं होगा इफ द डॉक्यूमेंट सो प्रिंटेड डज नॉट गिव अ रीजनेबल नोटिस, अगर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है, सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन गिवन
गिवन ऑन द बैक साइड, जब तक ऐसा फेस में नहीं लिखा है उस डॉक्यूमेंट के, ये स्पेशल कंडीशन जब तक नहीं लिखी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक एक्सेप्टर लायबल नहीं रहेगा, आप ही लायबल रहोगे। क्लॉक रूम वाले को पूरा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने रीजनेबल नोटिस फेस में नहीं दिया। ठीक है सर। अब इस कनेक्शन में एक रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक केस है जिसमें हुआ क्या था, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला जो व्यक्ति था उसने पहले सबके सामान ले लिए, बराबर है, सबके सामान ले लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और बाद में एक सर्कुलर जारी करता है कि आपके सामान में कोई भी नुकसान अगर होगा तो मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। तो भाई ये बात पहले बोलना, ये कोई स्पेशल कंडीशन है, इसके बाद में सर्कुलर क्या जारी करना है? ये जो स्पेशल कंडीशन है बाद में थोड़ी कम्युनिकेट करनी है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट करनी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक्सेप्टर बाउंड नहीं रहेगा इस चीज के लिए, एक्सेप्टर बोलेगा भाई साहब ये स्पेशल कंडीशन तुझे पहले बतानी चाहिए थी। ठीक है। So since the special condition were not communicated prior to the date of contract for transport, this were not binding on the owners of the good. ठीक है सर। अब इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैंने समझा के लिए, सेम चीज को याद रखना, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कंडीशन को मर्ज करके आपको पढ़ा के लिया है। टैसिट कंडीशन बोलते हैं इसको, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहां पे स्पेशल कंडीशन बिना बोले आपको कम्युनिकेट कर दी जाती है, फेस में कुछ रीजनेबल नोटिस लिख के आपको बताई जाती है। तो देखो टैसिट कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस, बोले समटाइम्स देयर आर सिचुएशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कंडीशन के साथ बनते हैं, ये स्पेशल कंडीशन कन्वे की जाती है टैसिटली और एक्सेप्ट भी की जाती है कैसे, टैसिटली, यानी कि बिना बोले, रियलाइज भी नहीं होता कि आपने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है। डीम्ड एक्सेप्टेंस कब माना जाता है, बोले कोई भी इवेंट में, जैसे पैसेंजर है, लिखा हुआ था कि भाई टिकट पे लिखा हुआ था कि भाई अगर आपका कोई भी सामान गुम जाता है, या टिकट पे लिखा था कि आप अगर कोई टैक्सी बुक करके जा रहे हो, तो जब आप टैक्सी बुक कर रहे थे उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था, जिसमें आप टिक करते हो ना एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, कि भाई रास्ते में अगर मशीनरी इंजन ब्रेक डाउन हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने निर्धारित डेस्टिनेशन में टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, या आपकी फ्लाइट छूट जाती है, इसके लिए ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जिम्मेवार नहीं रहेगी। ये बातें लिखी हुई थी पहले से। तो बोले भाई माना जाएगा कि आपने उसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, अगर उस पर रीजनेबल मैनर में चीजें दी हुई थी। अब इसको रीजनेबल मैनर किसको बोलते हैं, तो ध्यान से समझना, ये मैंडेटरी है कि रीजनेबल मैनर में नोटिस होना है। जैसे वर्ड्स लाइक सी बैक फॉर द कंडीशन, प्लीज टर्न ओवर, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन कंटेन्ड इन एनेक्सर, ये इंडिकेटिव है रीजनेबल नोटिस टू द एक्सेप्टर का। और ये सब क्या होता है, एक्सेप्टर के ऊपर बाइंडिंग होता है, भले वो उसको पढ़े चाहे ना पढ़े। अब सवाल आता है कि एक्सेप्टर कब बाउंड नहीं होता इन चीजों से, जब रीजनेबल नोटिस फेस में नहीं, यानी कि सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन द एनेक्सर, प्लीज टर्न ओवर, ये सारी बात नहीं लिखी हुई है, या कंडीशन आपको डिलीवर की गई कॉन्ट्रैक्ट के बाद, जिसमें मैंने आपको रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस बताया। फिर कहता है अगर कंडीशन लिमिट कर रहा है लाइबिलिटी, बराबर है, जैसे उसने बोला कि भाई मैं जिम्मेवार नहीं रहूंगा, इसका आपको नोटिस पहले नहीं दिया गया, बाद में दिया गया, तो इन परिस्थितियों के अंदर आप लाइबल नहीं रहते हो इन स्पेशल कंडीशंस। ठीक है सर। अब इसमें कुछ केस लॉज हैं बेटा, आप इसको जरूर से पढ़ना, मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं, किसी भी केस लॉ को उठा के आपको कुछ भी बना के दे सकता है। पैसेंजर है, उसकी टिकट पे लिखा था बैक में कि भाई शिपिंग कंपनी जो है, अगर आपका लगेज गुम जाएगा तो शिपिंग कंपनी उसके लिए लायबल नहीं रहेगी, ये बैक पे लिखा हुआ था। कभी भी उस व्यक्ति ने, पैसेंजर ने बैक में पलट के नहीं देखा, ना तो फेस पे कुछ लिखा था टिकट के, अगर टिकट के फेस पे कुछ लिखा होता तो पलट के दिखता। अब भले बैक में लिखा जरूर था कि लगेज के लिए शिपिंग कंपनी जिम्मेवार नहीं रहेगी, लेकिन तुमने फेस में रीजनेबल नोटिस नहीं दिया ना, तो डिसीजन ये आया था कि वो जो पैसेंजर है वो इंटाइटल्ड है कि वो लगेज का आपसे पूरा पैसे लेगा, क्योंकि आपने रीजनेबल नोटिस नहीं दिया था टिकट पे। ठीक है सर। पैसेंजर ने बैग डिपॉजिट किया क्लॉक रूम में, उसमें लिखा था कि भाई सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, हम तो आधा ही पैसा देंगे तो आधा ही मिलेगा। ये रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी को ऑलरेडी पढ़ लिया। एक रेलवे टिकट थी, उसके फेस पे लिखा हुआ था कंडीशंस है, पीछे देख लो। अब वो जो टी नाम का एक फीमेल थी, वो अनपढ़ थी, उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो ऐसा था कि भाई टिकट के पीछे ये लिखा था कि भाई कोई भी अगर इंजरी होती है पैसेंजर को तो उसके लिए रेलवे कंपनी जिम्मेवार नहीं रहेगी। लेकिन टी को ये पढ़ना ही नहीं आता था, तो क्या करे, अब टी को इंजरी हो गई, तो बताइए क्या टी डैमेज मांग सकती है? द आंसर इज नो। आपको पढ़ना लिखना आता हो चाहे नहीं आता हो, टिकट थी, टिकट में रीजनेबल नोटिस फेस पे लिखा था, बात खत्म, रेलवे की ड्यूटी खत्म हो गई, आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब एक लॉन्ड्री का एग्जांपल है, जैसे मैं पहले लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े देता था लॉन्ड्री में, तो वो भी मेरे को एक रसीद देता था कि आपने इतनी शर्ट और इतनी पैंट दी हुई है, जिसके इतने चार्जेस बनते हैं, और नीचे लिखा रहता था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, सी बैक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन। वहां पे लिखा रहता था कि धोते वक्त, आयरन करते वक्त अगर कपड़ा डैमेज हो जाता है
तो आपके कपड़े की जो मार्केट वैल्यू है, आपने जितने में खरीदा उतने में नहीं, जो मार्केट वैल्यू है उसका आपको 50% मिलेगा, ये लिखा रहता था। बट वो कभी बोल के बात को नहीं बताता था, वो बस दे देता था, मैं ले लेता था। रसीद उसने दी, इसको बोलते हैं टैसिट कम्युनिकेशन ऑफ दैट स्पेशल कंडीशन। मैंने रसीद ली, इसको बोलते हैं टैसिट एक्सेप्टेंस, यानी कि स्पेशल कंडीशन का एक्सेप्टेंस टैसिटली। अब अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है तो जो लॉन्ड्री वाला है मेरे को उसका उतना ही देगा जितना वहां पे लिखा हुआ था। यानी कि यहाँ पे भी वही बोला, लॉन्ड्रर जब अपने कस्टमर को रिसीट देता है क्लॉथ के लिए, रिसीव्ड फॉर वॉशिंग, स्पेशल कंडीशन प्रिंट थी, रिवर्स ऑफ द रिसीट में माना गया कि स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट कर दी गई कस्टमर को और उसने इंप्लाइडली उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन में यही लिखा था कि भाई अगर टिकट के पीछे सारी चीजें लिखी हुई कि भाई कोई भी इंजरी हुई, कोई भी लगेज घुमा, तो इसके लिए एयरलाइन वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है स्पेशल टर्म्स आर डीम्ड टू हैव इंप्लाइडली एक्सेप्टेड दोस टर्म्स, बट वो टर्म्स के लिए रीजनेबल नोटिस होना जरूरी है। यानी कि कहीं तो टिकट बुक करते समय काउंटर पे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन उसको दिखनी चाहिए या टिकट पे दिखनी चाहिए जिसमें रीजनेबल नोटिस है, तो माना जाएगा आपने उसको टैसिटली क्या किया हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। दैट्स ऑल दोस्तों, ये सारे के सारे यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत भली भांति ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन लगा, कुछ डिफरेंट समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आपको बाकी कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं और इंस्टीट्यूट इन्हीं बारीकियों में फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर आपको वैल्यू एडिशन लगा हो तो जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे खतरनाक कंटेंट आपका भाई लाते रहेगा और वो भी कम समय में। शायद 1.5 घंटा इस वीडियो को लगा है शूट करने में, शायद 1.5 घंटे में अगर आप इसको खुद से करते हो शायद आप इसको 1.5 घंटे में पूरे टॉपिक को इतनी बारीकी से शायद नहीं खत्म कर पाते। लेक्चर खत्म होने के बाद नोट से एक बार आप खुद रिवाइज कर लेना इन सारे टॉपिक जिसकी प्रबल संभावना एग्जाम में आने की अच्छी पकड़ आपकी इसमें बन जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, डू कमेंट, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड, सब्सक्राइब करो, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय दोस्तों।